देखेंगे शुरू का, कि कल तुम लोग रिकॉल कर लो, है ना, क्योंकि पढ़ के तो सब आए हो। देखो नाम कितने हैं पता, आस्था, प्रशंसा, अनुराधा, इस भूल गए फिर हम, लक्ष्मी, बता इतना सही नाम है वो भूल रहे। ठीक है, कल हमने देखा था, कहाँ से शुरू हुआ था अपना, डाइवर्सिटी, है ना। ठीक है, ये तो पढ़ा था सब। ठीक है, ये था। तो एक छोटा सा रिव्यू देखेंगे, उसमें आप ही लोग बताते जाना। डाइवर्सिटी में हमने क्या देखा था कि पूरे दुनिया में जितने जीव जंतु हैं उनको क्लासिफाई करने की कोशिश की गई थी, और वो भी अलग अलग रूप में। सबसे पहले रखा गया था उनका शेप साइज क्या था, फिर रखा गया था वो किस जगह पर रहते हैं, फिर रखा गया था वो क्या खाते हैं, मतलब अपना खाना किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, या ऑटोट्रॉपिक होगा या तो हेट्रोट्रॉपिक होगा। इतनी बात हुई थी। इसके बाद हमने देखा था कि सबसे पहले इसको क्लासिफाई करने का, अब एक कैटेगरी, जैसे एक परिवार के अंदर भी बहुत सारे होते हैं, तो इसी प्रकार से उन्होंने भी जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसको एक हायरार्की में बांट दिया था। जैसे सब बताया था ना, जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर स्टेट्स, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर तहसील, फिर गांव, फिर कॉलोनी, हो गया था ना। इसी प्रकार से इनको बांट दिया था। कितनी कैटेगरी थी, 7 थी। शुरुआत होती थी किंगडम, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ये क्रम याद रख लेना, क्योंकि सीधे पूछ लिया जाता है कि ऑर्डर के बाद कौन सा क्रम आता है, सीधे सीधे, है ना। फिर हमने इसमें क्या देखा था कि दो प्रकार के सबसे पहले क्लासिफिकेशन शुरू हुआ था। सबसे सिंपल कौन सा है, ये पेड़ है, ये जानवर एनिमल्स है ना, प्लांट्स और एनिमल्स। उन्होंने बोला नहीं, इसमें भी बात नहीं चलेगी। फिर इन्होंने क्या किया, इनको 5 किंगडम में बांट दिया। नहीं तो इसमें क्या था कि जो बैक्टीरिया भी था ना, उसको डिवाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि उसको हम पेड़ में रखें कि इसमें रखें, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया होते वो अपना खाना खुद बना लेते थे, है ना, लेकिन वो घूमते रहते थे और पेड़ तो कभी घूमते नहीं थे। इसी कारण इनको फिर इन 5 कैटेगरीज में बांटा गया। कौन कौन सी थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। बढ़िया, सब तो याद है तुम लोग को, अब आएगा मजा। ठीक है, सबसे पहले था किंगडम मोनेरा। मोनेरा में क्या बताया था कि ये कैसे होते थे, प्रोक्रियोट्स। अब प्रोक्रियोट्स की एक खासियत होती है, वो हमेशा कैसे होते, यूनिसेलुलर, है ना। फिर वही पढ़ा था कि उनके पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। एग्जाम्पल बस याद रख लेना, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया होते वो किस में आएंगे, मोनेरा में। क्लियर। इसके बाद दूसरा था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या बताता था, ये यूकराइट्स तो था लेकिन कैसा था, यूनिसेलुलर, है ना। अभी दोनों के मोड दोनों चलेंगे, ऑटोट्रॉपिक भी और हेट्रोट्रॉपिक भी। ये हो गया। इसके बाद इसमें बताया था कि ये अपने मोशन के लिए, मूवमेंट के लिए किसका यूज करते थे, फ्लैगिला, है ना, ये सूडोपोडिया का। ये इनके एक ऑर्गन होते हैं बॉडी के, है ना। ये था। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या रखना, अमीबा। क्वेश्चन सीधा आ जाता है कि अमीबा एक तो बहुत फेमस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वहां का सुपरस्टार है वो। तो इसी का नाम दे देते हैं, पूछ लेते हैं किस किंगडम से बिलोंग करता है ना। तो कौन सा किंगडम हो गया, प्रोटिस्टा। तीसरा हो गया फंजाई। फंजाई की हमने क्या खास बात पढ़ी थी कि यूकराइट्स और पहले मल्टी सेलुलर है, ये पढ़े थे, है ना। फिर इनकी जो सेल वॉल होती थी वो किससे बनी होती थी, काइटिन से, ये था। और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते किसके साथ, एल्गी के साथ। तुम लोगों ने एक नाम सुना होगा जिसको कहते हैं लाइकन, कभी सुना है, ठीक है। अच्छा, तुम लोगों ने लिटमस पेपर सुना होगा, एसिड एसिड बेस वाला सुना होगा, लाल को पीला, वो नीला, है ना, रेड को ब्लू, ब्लू से रेड। जब एसिड डालते तो वो रेड हो जाता है, और जब बेस डालते तो वो क्या हो जाता, ब्लू हो जाता है ना। ऐसे याद रखना, बी से ब्लू, बी से बेस। इसके बाद इसमें क्या अंतर आया था, तो जो लाइकेन होता है उसी से हम लिटमस पेपर को बनाते हैं, ये बात क्लियर हो गई थी। फिर क्या था, जो लाइकेन होता है वो क्या होता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, किन दो के बीच में होता है, तो वो होता है आपके एल्गी और फंजाई के बीच में। ठीक है, इतनी बात किस किस के बीच में हो गया, एल्गी और फंजाई के बीच में।
तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया सबसे अच्छा? यीस्ट या फिर मशरूम। जो अपन लोग सबके घर में इडली बनती है, ठीक है, एक दिन पहले शाम को मम्मी वो बना के दाल भिगो के रख देती है कि वो फूल जाए, है ना। तो जो फूलता है ना वो ईस्ट के कारण फूलता है। मतलब हम लोग जाने अनजाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाते हैं, है ना, इसी के कारण वो फूलता है। दूसरी बात, जो आपका जैसे कि बेकिंग सोडा डालते केक बनाने के लिए, तुम लोग तो अच्छे से बना लेते हो, है ना, तो पता होगा कि फूलने के लिए बनाते हो, डालते हो, तो उसमें भी यीस्ट पाया जाता है। ये होता है ना। किसी भी मटेरियल को सॉफ्ट करने के लिए यीस्ट का उपयोग किया जाता है ना। ये चीज हो गई थी। एक और होता है एस्परगिलस, तो एक को याद रख लो, है ना। तो फंजाई में कौन सा हो जाएगा? यीस्ट हो जाए, मशरूम। फिर आगे किंगडम प्लांटी, सिंपल सा है, जितने भी प्लांट्स होंगे वो इसके अंतर्गत आएंगे। तो पहली बात साइंटिफिक भाषा में वो सब यूकोराइट्स होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। सेल वॉल किसकी बनी होगी? सेलुलोज की, ठीक है। फिर हमने इसके फाइलम देखे थे अलग अलग, है ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, अच्छे अच्छे नाम थे, है ना, ये थे। इसके बाद लास्ट था एनिमिलिया। इनकी बस खास बात क्या थी कि ये मूव कर सकते थे, है ना, मूव कर सकते थे, लेकिन इनके पास सेल वॉल नहीं पाई जाती है और ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। कैसे होते हैं? हेटरोट्रॉपिक, ठीक है, ये वगैरह सब चलते हैं इसमें। इसके बाद है किंगडम प्लांटी आया था, ठीक है। हमने कहा था हमको दो किंगडम्स अच्छे से पढ़ने हैं, एक है किंगडम प्लांटी और दूसरा किंगडम एनिमिलिया। कल से टाइम ध्यान पे रखना सब, है ना। उससे मेरा लॉस नहीं, आप ही का लॉस है, क्योंकि बीच क्लास में आओगे तो खुद का इंटरप्ट होगा, है ना। चलो, किंगडम प्लांटी, इसमें क्या होता है? इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे कि जैसे क्या क्या होंगे कि सभी के सभी नॉन मोटाइल होंगे, ऑटोट्रॉपिक होंगे, असेक्सुअली रिप्रोडक्टिव होंगे, मतलब वो इनको दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ये चीज होगा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए। फिर क्या था? मल्टी सेलुलर यूकराइट्स होते जिनके पास सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है, ये चीज थी। और इनके पास क्लोरोफिल होता है जो किसके लिए यूज होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए। ये पूरी अपनी प्रोसेस चल रही थी। इसके बाद ये बताया गया था कि इसको भी हमने किंगडम प्लांटी को कितने भागों में बांटा था? 5 में। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेट्रिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये पूरे हो गए थे कैटेगरी। थैलोफाइटा की सबसे अच्छी खासियत क्या थी? एक तो सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है और इनकी बॉडी में बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएशन नहीं पाया जाता, है ना। मतलब आप नहीं बता सकते कि इनकी रूट क्या है, स्टेम क्या और लीव्स क्या है, एक समान दिखते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया आपकी एल्गी, है ना। थैलोफाइटा मतलब एल्गी। ये कहा जाता है कि दुनिया की जितनी ऑक्सीजन है उसमें 90% कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है एल्गीज का। तो एक ये तथ्य चला था कि ठीक है, अब जब एल्गी करती हो, एल्गी तो समुद्र के अंदर अधिकतर पाई जाती है, तो पूरे पेड़ काट डालो, पेड़ की इतनी जरूरत नहीं है। तो फिर बाद में पाया गया कि जो आपका इकोलॉजिकल बैलेंस होता है, तुम देखना जहां पे पेड़ अच्छे लगे होंगे वहां पे बारिश नॉर्मल होती है, ना बहुत ज्यादा होगी ना बहुत कम होगी, सही मात्रा में होती है। लेकिन जहां पे पेड़ नहीं है, या तो वहां बारिश होगी नहीं, और होगी तो इतनी होगी कि रुकेगी नहीं, सॉइल इरोजन हो जाता। ठीक है, राजस्थान क्यों है ऐसा? राजस्थान पहले समुद्र था, उससे पहले वहां पे वेजिटेशन थी। इसी प्रकार कि उन एरियाज में बारिश को सही करने के लिए वहां पे प्लांटेशन किए जा रहे हैं, कि आप जहां पे प्लांटेशन करोगे तो वो सही हो जाएगी। घर जाके सब जन एक चीज सर्च करना, मिया कावी, ठीक है, इसको सर्च करना घर जाके क्या है, फिर बताना कल, ठीक है। मिया कावी टेक्निक का नाम है एक। इसके बाद इसमें क्या बताया था? थैलोफाइटा में ये सब हो गए थे। इसके बाद आया था ब्रायोफाइटा। इनको क्या कहा जाता था? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है। इनकी खास बात क्या थी? इनको आप डिफ्रेंशिएट तो कर पाते थे, स्टेम क्या है, रूट क्या है, लीव्स क्या है, लेकिन इनके में वस्कुलर टिश्यू कैसा रहता था? एब्सेंट रहता था, सिर्फ ये इनकी डिफ्रेंशिएशन था। इसमें एग्जांपल क्या आता था अपना? मॉस। तीसरा जो आता था वो था पेट्रिडोफाइटा।
इसमें क्या बताते थे, इनके पास डिफरेंशिएट बॉडी भी है, वस्कुलर सिस्टम भी है, लेकिन इनके पास क्या नहीं था, इनके पास सीड्स फॉर्मेशन की टेक्निक नहीं थी। तो जिसके कारण इसमें क्या आते थे, फंस या मर्सेलिया। ये बात क्लियर थी? मतलब सब में एक एक खासियत बढ़ाते जाओ, आप नीचे क्रम में बढ़ते जाओगे। फिर चौथा क्या आ गया था, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या बताता था कि इनके पास बॉडी स्ट्रक्चर भी होगा, इनके पास क्या होगा, वस्कुलर सिस्टम भी होगा, इनके पास सीड्स बनाने की भी कैपेसिटी होगी, लेकिन जो इनके सीड्स होंगे वो कैसे होंगे, नेकेड होंगे, मतलब फ्रूट से कवरिंग नहीं होगी इनके पास। ये इनकी बस दिक्कत हो गई थी। एग्जाम्पल क्या था, देवदार, पाइनस और साइकस। किसी ने सर्च किए थे कि नहीं किए थे? देख लेना, तुम लोग को याद हो जाएंगे। ठीक है। फिर था एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में बस कुछ नहीं था, जो सीड्स वहां पे नेकेड होते थे, इनके ऊपर फ्रूट्स की लेयरिंग रहती थी। मतलब जितने भी हम फ्रूट्स खाते हैं वो सब किस में आते हैं, एंजियोस्पर्म में, है ना, वो सभी प्लांट एंजियोस्पर्म में आते हैं। तो कभी भी कोई पूछे तो तुरंत इसमें बता देना कि जो हम प्लांट खा रहे हैं या फल खा रहे हैं वो किस फाइलम का है, फाइलम एंजियोस्पर्म। वो वैसे ही घबरा जाएगा कि बोल क्या रहा है। ठीक है। इसके बाद था एनिमिलिया, सबसे बड़ा किंगडम था एक प्रकार से, है ना। इसके अंदर हमने 10 फाइलम पढ़े थे अलग अलग। ठीक है। और ये सबसे बड़ा किंगडम भी एक्चुअली, पांचों किंगडम में सबसे बड़ा किंगडम एनिमिलिया है। तो इसमें शुरुआत किससे हुई थी, पॉरीफेरा से, है ना। पॉरीफेरा की सबसे मेन बात क्या थी कि इसके नाम पे पोर्स आ रहा है। पोर्स मतलब क्या होते हैं, होल्स, है ना। तो पहली बात क्या हो गई कि इनकी बॉडी में होल्स पाए जाते हैं। दूसरा क्या था, इनकी बॉडी हार्ड आउटर स्केलेटन से बनी थी। ठीक है। तीसरा क्या था, ये एक ही जगह पे ठहरे रहते हैं। बस इतनी चीज याद रखना। तो जो आपका स्पंज होता है ना, स्पंज जो आज अपन लोग यूज करते हैं स्पंज को, वो इसी को लेके उसको बनाया गया है। ठीक है। कि जिसकी बॉडी में जितने छेद होंगे वो उतना ज्यादा चीज को क्या कहता है, सोख सक कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है ना। ये चीज था। फिर इसका क्या आ गया था, अगला आया था कॉलन टेट्रा। इसका मतलब क्या होता था, ऐसे जीव जो कॉलोनी बना के रहना पसंद करते हैं, है ना। जो हम लोग कोरल्स देखते हैं, जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया की सुनी होगी ग्रेट बैरियर रीफ, सबसे बड़ी कोरल रीफ है। हमारे देश का लक्षद्वीप, वो भी कोरल रीफ में है। ठीक है। तो ये चीज है। अभी जब हम लोग जब इन्वायरमेंट में पढ़ोगे तुम लोग, क्या क्लाइमेट चेंज, तो उसमें पढ़ते हो, जैसे तुम लोग अखबार में पढ़ते होगे कि 1.5 डिग्री तापमान बढ़ने से जलवायु प्रभावित हो गई। अब सोचने को कि 1.5 डिग्री में क्या होगा, लेकिन सोचो पूरे विश्व का 1.5 डिग्री बढ़ रहा है, तो वो वाटर लेवल का भी बढ़ेगा। ठीक है। तो क्या होगा कि जो ये प्लांट्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो ये कहा गया था जैसे ही 1.5 डिग्री टेम्परेचर पूरे अर्थ का बढ़ जाएगा, तो ये कोरल रीफ्स 95% क्या हो जाएंगे, पूरे के एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, पूरे तरीके से विलुप्त हो जाएंगे। और क्यों इतना मेन होता है कोरल रीफ, पूरे समझो कि समुद्र में 100% ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो 25% को केवल और केवल ये रखते हैं। ये एक कॉलोनी का काम करते हैं कोरल रीफ्स, है ना। कि पूरे समुद्र के 25% जो वो होंगे ऑर्गेनिज्म होंगे, वो कहाँ पे रहते हैं, कोरल्स पे रहते हैं। ये रहता है। अब सोचा यही चले जाएंगे तो उनका हैबिटेट ही खत्म हो जाएगा। ये चीज है। जब हैबिटेट खत्म होता तभी वो माइग्रेट करते हैं, फिर आएगा कि बाहर निकलेगा। मूवी देखोगे गॉडजिला वगैरह, बस ऐसे ही होगा फिर। ठीक है। इनकी बॉडी में कैसी रहती, हॉलो बॉडी कैविटी होती है, मतलब अंदर से पूरे पूरे खोखले रहते हैं ये। ठीक है। ये कॉलोनी बना के रहते हैं। तो इसमें एग्जांपल क्या याद रखना, कोरल्स, हाइड्रा और जेली फिश। तो जेली फिश एक फिश नहीं है, वो क्या है, एक कॉलन टेट्रा है। क्लियर बात। इसके बाद फिर हम अगला आए थे, किस में आए थे, प्लेटीहेलमिन्थेसिस, जिसको कहते थे हम क्या, फ्लैट वॉर्म्स। फ्लैट वॉर्म्स होते थे, इनमें क्या था कि ये एंडो पैरासाइट्स होते थे, मतलब किसी दूसरे की बॉडी के अंदर सरवाइव करते हैं। ठीक है। ये रहता है। और ये इनकी बॉडी कैसी होती है, फ्लैटेंड। बस दो चीज याद रखना, प्लेटीहेलमिन्थेसिस का मतलब होता है फ्लैट वॉर्म, ये किसी की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। और जैसे कि होता है
है ना, फ्लैट बॉन्ड कहलाते हैं। एंडोपैरासाइट्स होते हो फ्लैटेंड बॉडी के होते हैं। एक चीज याद रखना, कल बताया था बायलेटरल सिमेट्रिकल, जिनकी बॉडी का लेफ्ट साइड और राइट साइड एक समान दिखता है, जैसे कि इंसान की बॉडी है ना, तो वो क्या कहलाएगी, बायलेटरल सिमेट्रिकल। तो इस प्रकार के ये होते हैं। साथ ही कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब इनकी बॉडी के ऊपर 3 लेयर चढ़ी रहती है सेल्स की। इतनी बात हुई थी अपने, है ना। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, टेपवर्म और प्लेनेरिया, है ना। बताया था ना, जब पेट में दिक्कतें होती हैं पेट संबंधित, तब ये बीमारी अपने अंदर पनपती है ना। इसलिए डॉक्टर दिखाता नहीं कि क्या हो गया, बोले सीधे दवाई खा लो, नहीं तो घबरा जाओगे। कोविड में हुआ क्या था, यही तो हुआ था कि लोग बोल रहे थे इतना बीमारी से नहीं मरे जितना डर के कारण मरे हैं। लोग डर बहुत जल्दी गए थे, थोड़ी सी भी उनको सफोकेशन हुई तो बोले कि हमको कोविड हो गया। मतलब अभी भी अपन रूम पे जाते एकदम से ताजी हवा से, तो थोड़ी सी सफोकेशन कहीं भी लगती है, तो इसका मतलब ये नहीं कोविड हो गया। हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की नीड ज्यादा है, ये अवस्था। फिर आ गया था क्या, राउंड वॉर्म। इसमें अंतर बस क्या था कि उनकी बॉडी बिल्कुल फ्लैट होती थी, इनकी बॉडी कहती होती सिलेंड्रिकल। ये बस इसके में अंतर था, जो मेन अंतर था। और तो थे, ये भी बीमारी फैलाते, जैसे क्या, एलिफेंथेसिस, जो हाथी पांव होता है, पैर सूज जाता है, ये वगैरह होती थी। इसके एग्जाम्पल क्या थे, एस्केरिस और व्यूचेरिया, कोई एक याद कर लो, है ना। ये वाले क्वेश्चन लिखने को कम, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा आते। तो अगर एग्जाम्पल याद होगा ना, तो आंसर भी नहीं पता होगा ना, तो एलिमिनेट कर लो कि हाँ ये तो होगा नहीं, तो इसका आंसर फिर यही होगा, इसलिए, है ना। वो कहते पीएससी की ये तैयारी कर लो तो पूरी जितने साल 12th तक की पढ़ाई हो ना, सब रिफाइन वो हो जाती है, रिवाइज अच्छे से। जितना अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ा हो, मतलब जितना तुम्हारे क्लास में जो टॉप भी आता होगा ना, उसने इतना अच्छा नहीं पढ़ा होगा जितना अच्छा इसमें तुम लोग पढ़ लोगे, ये रहता है। फिर क्या था, फाइलम एनिलिडा। इसमें क्या था, जो आपके एनिलिडा में क्या आते थे, अर्थवॉर्म और लीच आती थी, है ना। तो मतलब क्या था, इनकी बॉडी में ये सेगमेंटेड होते थे। मतलब हमने क्या बताया था कि एक कैंचुए को आप 10 टुकड़ों में भी काट दोगे, 10 के 10 टुकड़े जिंदे रहेंगे। तो इनकी बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड। तो अर्थवॉर्म और लीच इसके अंतर्गत आते थे। इसके बाद हमने क्या देखा था, फाइलम अर्थोपोडा। इसका मतलब क्या था कि ऐसे जीव जिसके पैर कैसे होते हैं, जुड़े हुए, ज्वाइंटेड लेग्स पाए जाते हैं। तो ज्वाइंटेड लेग्स अधिकतर इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि आपका मकड़ी हो गया, बटरफ्लाई और मॉस्किटोस, ये सभी इसी के अंदर है। सिर्फ एक इनकी खासियत याद रखनी, कौन सी है, वो सब ज्वाइंटेड लेग्स। क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्या था, फाइलम मोलुस्का। मोलुस्का में क्या आता था कि ऐसे सभी जानवर जिनके ऑर्गन सिस्टम क्या होते थे, डेवलप्ड होते थे। जो अंदर के इनके ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं। जो यहां से अभी शुरू होगा, ये किस में आते थे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, जैसे कि स्नेल्स हो गया, ऑक्टोपस हो गया, ये सभी हो गए। फिर आ गया फाइलम एक्नोडर्मेटा, ठीक है। इसमें क्या था, सिर्फ इनकी बॉडी में ये था कि इनकी बॉडी में क्या होता है, स्पाइनी स्किन पाई जाती है, मतलब इनकी बॉडी में कांटे पाए जाते हैं। तो इसका मतलब नहीं कि इसमें छछूंदर आ जाए, ठीक है। याद रखना कि इसमें क्या आएगा, स्टारफिश वगैरह, है ना, ये चीज है। और इनका भी कैसा होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक और रेडियल सिमेट्री। अभी बताया था बायलेटरल सिमेट्री, लेफ्ट और राइट साइड एक सी होती है। रेडियल सिमेट्री मतलब क्या, उनका अपर बॉटम लेफ्ट साइड सब एक सा होता है, जैसे स्टार का होता है, आप कहीं से भी देख लो एक समान दिखता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री। ये चीज था इनका। फिर आ गया था आपका हेमिकॉइडेटा, ये लास्ट में चलता था। तो इसमें बस इसका क्या था कि इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता था और रेस्पिरेशन नहीं करते थे, किससे, गिल्स के थ्रू। अभी तक जितने जानवर हुए थे उनमें गिल्स नहीं पाया जाता था, ये पहले थे कि जिनमें गिल्स आ गए थे, है ना। तो किस में आ गए थे, इनको चाहे हेमिकॉइडेटा कहते हैं, प्रोटोकॉइडेटा कहते हैं। याद रखना, ये चैप्टर बिना रिवीजन के कहीं से याद नहीं होने वाला। समझा सकते हैं कि रिवीजन में आसानी हो जाए, लेकिन इसको याद करना पड़ेगा। और ये ऐसी चीज है कि आप देखो समझा लोगे, लेकिन अगर साइंटिफिक टर्म आपको पता होगे ना, आप बहुत आसानी से किसी चीज को एक्सप्लेन कर पाओगे, ये चीज है।
अब सोचो इतनी चीज में, इतने क्रक्स में आप पूरे जानवर जितनी भी ऑर्गेनिज्म हो सबको क्लासिफाई कर पा रहे हो। तो इसको इस तरीके से भी समझा करो कि किसी के सामने कभी हमको अपना ये बताना है कि हमको साइंस में क्या क्या पता है ऑर्गेनिज्म के बारे में, कुछ चीज ऐसी तैयार करके रखा करो कि सामने कभी प्रेजेंटेशन देना है तो आप तुरंत इसके बारे में बता पाओ। वो आप ही की पर्सनैलिटी के लिए अच्छा है। कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करो, उसमें आता है ये चीज, है ना। फाइलम कोएडेटा, ये कैसा होता है कि ऐसे सभी जानवर जिनका क्या रहता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सबसे मेन पॉइंट इसका ये है, क्या होता है इनका, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और इनके कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम डेवलप्ड होते हैं। मतलब जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब इनके डेवलप्ड रहते हैं। अब इसी के अंदर आते हैं क्या, इंसान, है ना। इसी का एक होता है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा किनको कहा जाता है, बढ़िया, है ना, जिनकी बॉडी में बैकबोन पाई जाती है वो वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं, है ना। और एक कहलाते हैं इनवर्टिब्रेट्स, जिनकी बॉडी में बैकबोन नहीं होती है, ये होता है ना। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगा क्लास पीसेस। अभी पढ़ा था ना कि फाइलेम को बाद में किस में बांटते हैं हम, क्लासेस में बांटते हैं। तो क्लास में क्या कहते हैं, पीसेस में जितनी भी मछलियां होती हैं वो सभी इसमें आ जाएंगी। ऑल फिशेस कम्स अंडर दिस। एक दो फीचर्स बस देख लो, इनकी बॉडी में स्किल्स पाए जाते हैं, इनके पास गिल्स होते हैं, ये चीज थी, है ना। और इनका, इनके बॉडी में इनके हेड में कितने चैम्बर होते हैं, दो होते हैं। बस इतनी चीज कर लो, जो भी मछलियों के बारे में जानते हो वो देख लेना। ठीक है, इसके बाद था फाइलम, सॉरी क्लास एम्फीबिया। ऐसे सभी जानवर जो पानी में भी रहते और जमीन में भी रहते हैं। तो इनके पास गिल्स भी होते और लंग्स भी होते हैं, पहली चीज। दूसरा क्या था कि इनकी बॉडी में, स्किन में कौन सा ग्लैंड पाया जाता था, म्यूकस, है ना। बस ये चीज था। इसके बाद था रेप्टिलिया। रेप्टिलिया क्या होता था, कोल्ड ब्लडेड होता था। इनकी बॉडी में 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता था, है ना, 3 चैम्बर का हार्ट होता था। लेकिन ये सांस कैसे लेते थे, लंग्स के द्वारा। अब देखो लंग्स आते जा रहे हैं, गिल्स से गिल्स लंग्स आया, अब क्या आ गया, लंग्स आ गया। तो जितने भी रेंगने वाले होते जीव वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। लेजार्ड से लेके स्नेक, टर्टल, क्रोकोडाइल, ये सभी इसमें आ जाएंगे। फिर था एव्स। एव्स में क्या आते हैं, सभी पक्षी इसके अंतर्गत आते हैं। तो पक्षी क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड, उड़ते रहते, थक जाते, गर्म खून हो जाता, ऐसे याद रख लो। 4 चेम्बर्ड का हार्ट होता है ना। इनकी बॉडी फेदर से कवर होती है। और फिर क्या था कि जैसे कि कुछ भी लिख देना जो अच्छा लगता पक्षी, सबसे अच्छा होता है ईगल। कभी ईगल के बारे में पढ़ना, क्यों इसको वो उनका राजा कहा जाता, पक्षियों का क्या तो जाता वैसे मोर को, लेकिन ईगल को कहा जाता। कि ये बोला जाता कि जब बारिश होती है ना, मौसम बनने लगता, सब पक्षी पेड़ों की तरफ भागते अपने घर की तरफ, ये उल्टा रहता बादलों की तरफ भागता और कोशिश करता कि बादलों से ऊपर उड़े जब बारिश हो रही हो। तो नीचे बारिश होगी, अपन पढ़ते ना लेयर्स अलग अलग उसकी एटमॉस्फेयर की, तो ये ट्रोपोस्फेयर से ऊपर ही उड़ता है। ये इसकी खास बात है ईगल की, ठीक है। और फिर इसके बाद लास्ट क्या था, मैमल्स, मैमेलिया, है ना। तो ऐसे सभी जानवर जो क्या होते हैं, जिनके पास मेमोरी ग्लैंड होता, जो क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन करता है, वो सभी क्या कहलाते हैं, मैमल्स कहलाते हैं। जिसमें कंगारू भी आएगा, लॉयन भी आएगा, ह्यूमन भी आएंगे। तो अपन किस में आते, क्लास मैमेलिया। अब कोई पूछे मैमल्स जो होता है वो किस क्लास में आता है ना, तो ये क्लास है। और फाइलम अपना कौन सा कहलाएगा, बताओ। अभी से सबसे लास्ट में फाइलम कौन सा पढ़ा था, बहुत बढ़िया, कॉर्डेटा, है ना। तो इंसान जो होता है वो कॉर्डेटा फाइलम के अंदर आता है और क्लास कौन सी हो जाएगी, मैमेलिया, ठीक है। ठीक है, ये बात पूरी क्लियर हुई। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कल हमने पढ़े थे क्या, प्लांट्स क्या होते, एनिमल्स क्या होते। आज हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम लोग देखते हैं, जैसे मेन मेन कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटिस्ट, फंजाई और एल्गी, है ना।
ये मेन कैटेगरीज होती हैं इनकी, तो इनके बारे में देखेंगे। तो सब जन छोटा छोटा सिनॉप्सिस अपना बनाते जाना, है ना। अब देखो इसमें क्या लिखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप डिफाइन क्या करोगे, ये इतने सूक्ष्म जीव होते, टाइनी ऑर्गेनिज्म होते जो कि इनविजिबल होते नेक्ड आइज से। अभी भी अपने चारों ओर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तभी सब जन पहले सैनिटाइजर की बोतल लेके घूमते थे, है ना, मास्क लगा के। तो इनविजिबल होते हैं, दिखते नहीं है, और इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। इतने सूक्ष्म जीव जो कि आंखों से नॉर्मल आई से नहीं देखे जा सकते, और जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये कैसे होते हैं, अधिकतर सिंगल सेल्ड के होते हैं। सिंगल सेल वाले कौन से कहलाते हैं, प्रोकैरियोट्स, है ना। एंड कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन खुद अपने आप में कर लेते हैं अधिकतर, है ना। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एंड मेंटेनिंग देयर ओन सब्सटेंस, हमने कल बोला था कि जिसको जितने कम आवश्यकता वो उतने अच्छे से सरवाइव कर लेता है। तो सबसे ज्यादा सर्वाइवल रेट किसका होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ये किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर जाएंगे, ये रहता है ना। तो मेनली हम किस किस को पढ़ेंगे, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, फंजाई और एल्गी। अगर ये टॉपिक जल्दी हो गया तो आज अच्छा टॉपिक पढ़ाएंगे टिश्यू। उस दिन सेल बताया था तो टिश्यू बताना भूल गए थे, ठीक है। ये पहले अपन लोग कर लें, इसको देखना, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें देखोगे कि जो हमको बीमारी होती है इससे कौन सा अपना बॉडी ऑर्गन अफेक्टेड होता है, तो वो देखते आना। सबसे पहले अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कोई भी पढ़ते तो सबके फीचर्स जो वो बताना कि सभी के अंदर कुछ ना कुछ तो कॉमन फीचर होंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, इनके अंदर क्या कॉमन फीचर होंगे, कुछ हमने लिखे, कुछ आप लोग बताना। सबसे पहला था माइक्रोस्कोपिक साइज, साइज इतनी छोटी होगी जिसको सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, ठीक है। दूसरा था डाइवर्स फॉर्म, दे इंक्लूड, इनके अंदर अलग अलग प्रकार के फॉर्म्स पाए जाते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गिया, ठीक है। अलग अलग प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ये पाए जाते हैं। तीसरा था रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोड्यूस करते हैं कैसे, रैपिडली, इनको 9 महीने की जरूरत नहीं पड़ती, ये 1 सेकंड के अंदर दुगने हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ तो 1 सेकंड के अंदर 100 गुने हो जाते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम होता है पैरासाइट, मलेरिया जो फैलाता है वो ऐसा है, बता कैसा रहता, समझो वो एक सेल है अकेले, इतना सा सेल था। सबसे पहले उसने अपने बाहर एक लेयर बनाई, ठीक है, कवर करने के लिए। फिर ये अपने आप को अंदर ही अंदर खूब सारे रेप्लिकेट कर जाएगा। जब ये इतना ज्यादा भर जाएगा तो एकदम से बस्ट हो जाता, और फिर खूब सारे जितने होंगे कम से कम 100 टाइम से समझ लो ये सभी प्लाज्मोडियम निकल जाएंगे। अब फिर ये सभी वही क्रिया फिर से कराएंगे, दोहराएंगे। तो इस स्पीड में ये सभी बढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा था यूबिक्विटस प्रेजेंस, ये हर जगह पे विद्यमान रहते हैं, है ना। अब इनके बारे में पढ़ाया जा रहा है, यहाँ भी है ठीक है। और एक और चीज देख लेना कि इनको बताया था जैसे जो इंसान होता है उसके अंदर 2 प्रकार की वो होती है रिप्रोडक्शन, माइटोसिस और मियोसिस, पढ़ा था हमने, है ना। इनमें जो होता था वो क्या क्या होता है, बाइनरी फिशन, बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। बाइनरी फिशन मतलब होता है एक सेल से 2 सेल बनना, ठीक है। फिशन मतलब होता है एक कोई लंबा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो अपने आप को 2 भागों में तोड़ लेगा, फिर दोनों अपने आप को डेवलप कर लेंगे, ये कहलाता फिशन, है ना। और तीसरा होता है स्पोर फॉर्मेशन। तुम लोगों ने गार्डन में एक फूल देखा होगा, ऐसा लगा रहता है, खूब सारे ऐसे वो कहते हैं वाइट वाइट कलर के वो निकले रहते हैं स्पोर्ट्स टाइप के, उसको फूंक मारो तो हर जगह वो फैल जाते हैं। वो उसी प्रकार से प्रक्रिया होती है स्पोर फॉर्मेशन की। जैसे कि तुम लोग अच्छा ये देखते हो कि जो घास होती है वो सिर्फ बारिश के टाइम पे अच्छी हो जाती है कहीं भी ग्राउंड में, और वैसे पूरे मौसम में घास कहीं नहीं दिखती है, हमको नहीं दिखती है। तो ये इसका अंतर क्या रहता है, इसका ये रहता है कि जब उनको उनके अनुसार कंपेटिबिलिटी दिख जाती है कि अब हम इसको सरवाइव कर सकते हैं, तब जाके वो ग्रो कर जाती है, तब तक वो वहीं जमीन पे दबी हुई होती है, ये चीज होती है ना। तो वो किस कारण होता है, स्पोर फॉर्मेशन के कारण। एक स्पोर से बहुत सारे जीवों का बनना वो क्या कहलाता है, स्पोर फॉर्मेशन। फिर था ये कैसे होते हैं, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी,
कि मतलब ये अपने आप को मेटाबॉलिकली क्या करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, चाहे जिस प्रकार की कंडीशन दे दो ये अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे। ये चीज कहलाती है। जैसे कि लाइट, केमिकल्स और ऑर्गेनिक, अलग अलग प्रकार के सोर्स यूज कर लेते हैं। लाइट वाले कीड़े अलग होते हैं, केमिकल्स में अलग कीड़े होते हैं, पानी में अलग कीड़े होते हैं, मतलब ये हर जगह पे विद्यमान रहते हैं। अब बताओ तुम लोग फीचर्स की और क्या होते हैं इनके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। अपने मन से बताएं तो हम फिर पूछेंगे एक से पीछे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या फीचर्स रखते हैं? सबको पता है छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर क्या फीचर्स होते हैं? इसके अलावा हमने बता दिया उनकी साइज छोटी होती है, हर जगह पाए जाते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी इनके फॉर्म्स में पाई जाती है, और क्या होता है? बहुत बढ़िया, ये डिसीज को स्प्रेड करते हैं रैपिडली। बिल्कुल सही पॉइंट है। एक और बताओ, सोचो। हमने इसलिए कम लिख के आए कि तुम लोग तो थोड़ी अपने दिमाग पे जोर दो। सब पता है तुम लोग को, अभी तक डिसीज का पॉइंट किसको नहीं पता होगा? सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज अकेले फैलाते हैं। हाँ, इन्फेक्शन उसी में आएगा। कुछ बहुत बढ़िया। एल्गी, अभी हमने बोला था कि एल्गी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है और वो ऑक्सीजन की रेट बढ़ाता है। तो मतलब ये क्या होते हैं, बेनिफिशियल भी रहते हैं। अभी कुछ देर पहले बताया था यीस्ट होता है, वो खाना बनाने में यूज होता है, वो भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये भी छोड़ो, तुम लोग को वैक्सीन लगी थी, सबने पढ़ी थी कोविड वैक्सीन, है ना, कोवैक्सीन सबको लगी होगी। तो जो कोविशील्ड थी वो किससे बनी थी? एक वायरस से ही बनी थी, वायरस के पार्ट को लेके वैक्सीन बनाई गई थी, ठीक है। तो मतलब ये क्या, ये मेडिसिन बनाने तक में काम आते हैं। बहुत बढ़िया, ये सुनना था। जो फर्मेंटेशन होती है प्रोसेस, मतलब फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो बिना इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, ठीक है, उसमें यूज होता है। जो आपका अल्कोहल बनता है ना, तब उसमें यूज होती है। सिंपल सी बात है, अंगूरों को सड़ाया जाता है ना, वो कहलाती फर्मेंटेशन। जो आपका बायो सीएनजी गैस बनती है, सबने देखा होगा, है ना, गोबर गैस बनती है, उसमें भी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना रोल निभाते हैं। तो मतलब ये अच्छे भी होते बुरे भी होते, ये आपके ऊपर आप यूज किस प्रकार से कर पा रहे हैं। अब पता चला लिखना कैसे है। देखो, अब सबसे पहला कौन सा था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया। अपनी कॉपी में सिर्फ कीवर्ड्स लिखते जाना, है ना, वो चीज तुम लोग को एक अपना पॉइंट याद रहेगा कि हाँ कुछ ऐसा था। बिल्कुल माइंड मैप बनाया करो, बीच में लिखा बैक्टीरिया, ठीक है, और इसके फिर वो लिखते जाया करो कि इसके क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, फिर बुकलेट्स में आपको बता देंगे बाद में। सबसे पहले देखो, इसको क्या था, इसका नाम जो था और जिसको डिस्कवर किया था वो कौन था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये पूछा जाता है इसलिए बस बता दे, बैक्टीरिया और वायरस का हमेशा पूछा जाता है ना। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इसने इसको खोजा था। अब जो होंगे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक, ठीक है, ये चीज हो गई है। इनका सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनके पास सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। जैसे कि हमने पढ़ा था जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती थी, ठीक है, और फंजाई की किससे बनी होती थी, काइटिन से। इसी प्रकार जो बैक्टीरियाज होते हैं इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। नाम याद रखना है, ठीक है, ये हो गया। फिर था ये रिप्रोडक्शन करते हैं, तो ये किससे करते हैं, बाइनरी फिजन से, अपने आप को तोड़ तोड़ के एक सेल दो डॉटर सेल में बदल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन उसका करते हैं। फिर अगला क्या था इनका रोल और फंक्शन, कि ये न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं, किस में, डाइजेशन में, इन्वॉल्व इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। ये क्या करते हैं अपने बॉडी के अंदर, कहते हैं ना, जब तुम लोग वो खाना, दही खाना, सांची के अमूल का आता है छोटा वाला, उसमें पीछे पढ़ना, उसमें लिखा होगा कि एक बैक्टीरिया इसमें पाया जाता है जो आपके डाइजेशन को अच्छा कर देता है, ठीक है। तो वो भी क्या होता है, तो बैक्टीरिया की मदद से हमारी बॉडी का डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है। खराब भी होता है अच्छा भी होता है, डिपेंड करता है बैक्टीरिया कौन सा है। अगर खराब खा लो तो फूड पॉइजन हो जाती है,
ठीक है, जंक फूड खाते हैं तो, और ये सब खाएंगे हेल्दी फ्रूट्स, तो क्या होंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाएगा। फिर साथ ही साथ क्या है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है एटमॉस्फेयर। सभी को पता है कि प्लांट्स की ग्रोथ में सबसे बड़ा जो रोल निभाता है वो नाइट्रोजन निभाता है। जितना ज़्यादा नाइट्रोजन उतने अच्छी ग्रोथ होगी। तो उस नाइट्रोजन को यूज करने की प्रक्रिया कौन करता है यूज, बैक्टीरियाज। बैक्टीरियाज होते हैं वो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से कैरी करते हैं और फिर उसको रिलीज करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, जैसे कि राइजोबियम और एजिटोबैक्टर, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन से बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, सॉइल में लेके आते हैं। तो नाम क्या क्या है, राइजोबियम और एजिटोबैक्टर, नाम याद रखना, ठीक है। इसी प्रकार से जो लैक्टोबैसिलस होता है, इसका यूज होता है दही जमाने के लिए। दही जमाते हो तुम लोग ने देखा होगा, या तो क्या डालते हैं, बादाम रखते हैं कुछ, मतलब मैं पूरी प्रक्रिया नहीं पता। दही जमाने के लिए या तो थोड़ा सा दही डालते हैं, विनेगर नहीं, अरे सिरका नहीं डालेंगे, तो पनीर के लिए वही हम कह रहे हैं, तो नींबू डाल दो वो फट जाएगा, है ना। तो या तो देखना उसमें थोड़ा सा दही मिलाते जो पहले से था, मतलब सिंपल सी बात है, लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया मिलाया जाता है किसी भी रूप में, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड होता है। सिंपल सी बात है। तीन बैक्टीरिया यहाँ पे देखें, एक हो गया राइजोबियम, दूसरा हो गया एजोटोबैक्टर, और तीसरा कौन सा हो गया, लैक्टोबैसिलस, ये हो गया। और ये हर शेप के पाए जाते हैं, स्फीयर शेप के, रॉड शेप के और स्पाइरल शेप के, डिपेंड करता है कौन सा बैक्टीरिया। इनफाइनाइट है इनकी संख्या, कोई सीमित नहीं है, जितनी बार खोजोगे सब मिलते आएंगे। अगला अपना था एल्गी, ठीक है। एल्गी को खाया तक जाता है, याद रखना, है ना। और पता, तुम लोगों को पता है कि एल्गी अपन लोगों को देखने में कितनी गंदी लगती है। एल्गी की आजकल इतनी इतनी सी गोलियां बन रही है, एक एल्गी हो रही है, नाम भूले, छोटी छोटी सी गोलियां पिल्स टाइप की रहती हैं, बोलते हैं उसको आप खा लो, आपको 1 महीने तक भूख नहीं लगेगी और न्यूट्रिशन उतने ही बना रहेगा बॉडी में, मतलब देवताओं वाली वो है। ये अभी सिर्फ दी जाती है जो स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, उनको एक गोली खिला के पानी पिला दिया जाता है, मतलब तुम लोग रहो आराम से। तो ये है उसकी कीमत उस एल्गी की, ठीक है। मतलब उसके अंदर इतना न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है कि मतलब जितनी कैलोरी एक इंसान एक दिन में औसतन 2400 किलो कैलोरी बर्न करता है, ठीक है। इतनी इससे कई गुना ज्यादा कैलोरी वो एक गोलियां के लिए दे देती है। आपकी बॉडी भी फिट बनी रहेगी ना, आपको दिक्कत होगी, ये चीज है। तो बात ये हो रही है कि भविष्य में यही सब इंसान खाएंगे, क्योंकि खाने की तो कमी होगी। क्या, हाँ 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 हाँ, उसमें आती है। तो अब देखो, एल्गी की स्टडी को हम क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। उस दिन बताया था फर्स्ट क्लास में कि फिसल जाते हैं एल्गी के ऊपर पैर रखे, तो ऐसे याद रख लो, फाइकोलॉजी, ठीक है। फिर क्या होता है, ये यूनिसेलुलर भी होती है और कॉलोनियल, मतलब मल्टी ग्रुप में भी पाई जाएगी और अकेले भी पाई जाएगी। फिर क्या था, ये ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से होती है, मतलब इनके पास क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। फिर क्या था, ये किस फाइलम के अंदर आती है, तो थैलोफाइटा, ये क्लियर था। फिर था यूज एस कैरेगिन, इसके यूजेस देखो, एक कैरेगिन नाम की एल्गी होती है, इसका यूज किया जाता है आइसक्रीम और जेलीज बनाने में, ठीक है, याद रखना। कैरेगिन नाम की एक वो एल्गी है, यूज किस में होता, आइसक्रीम और जेलीज बनाने में। तो ये बता रहे कि एल्गी का यूज कहां कहां होता है। अब कभी कहे ना तुम एल्गी खा रहे हो, तो बताना आइसक्रीम भी एल्गी से बनती है ना। फिर फूड के यूज में क्या होता, उल्वा, सरगेसम और लेमिनेरिया। फूड के रूप में जो लोग सी फूड खाते हैं ना, मतलब कोस्टल एरियाज में, वो एल्गी को खाते हैं। तो किस किस प्रकार की एल्गी को खाते हैं, उल्वा, सरगेसम और लेमिनेरिया। इनकी पता है सबसे अच्छी खास बात क्या होती है एल्गी को खाने की, कि इनसे वेस्ट प्रोडक्ट बिल्कुल ही कम बनता है, मतलब आपकी बॉडी को वेस्ट प्रोडक्ट बहुत ही मिनिमल बनेगा एल्गी को खाने से, पूरा का पूरा यूटिलाइज हो जाएगा। इसलिए जापानीज लोग इतने ज्यादा होशियार होते हैं, बहुत एल्गी खाते हैं वो लोग, ठीक है। मछली वगैरह वो तो खाते हैं सी फूड, साथ ही साथ क्या खाते हैं, एल्गीज को
डाइजेस्ट करते हैं। तो नाम याद रखना, ये खाने वाली एल्गी में कौन कौन से आती है, उल्वा, सेरगेसम और लेमिनेरिया। क्लियर हुआ। फिर मैन्योर के रूप में, खाद के रूप में किस एल्गी को यूज किया जाता, तो वो हो गया नॉस्टॉक और एनाबेना। तो तीसरा यूज क्या हो गया खाने के रूप में, कौन कौन सी हो गई, नॉस्टॉक और एनाबेना। अगला हो गया कि मेडिसिन बनाने तक में इसका यूज होता है। कभी ना कभी तुम लोगों ने नाम सुना होगा टिंचर आयोडीन का, है ना, कि अपने बॉडी में आयोडीन की जो मात्रा होती है उसको रेगुलेट करने के लिए टिंचर आयोडीन को मिलाया जाता है। एक तो सुना होगा टाटा नमक, देश का नमक, वही आयोडीन मिलाया जाता है। नमक में आयोडीन कम पाया जाता है तो उसमें और आयोडीन मिलाने के लिए अलग से भी डाला जाता है। ठीक है, तो वो किससे मिलता है, लेमिनेरिया से। सिंपल क्वेश्चन आता है कि टिंचर आयोडीन किस एल्गी से बनता है, तो नाम क्या हो गया, लेमिनेरिया। अगली चीज है कि ये सिर्फ अच्छे नहीं होते, कुछ बुरे भी होते। तुम लोग देखते हो जलकुंभी जम जाती है पानी में, ठीक है, जो पानी के एरियाज होते हैं, अब जब जलकुंभी जम जाएगी तो इससे हानिकारक क्या होता है बताओ। कहने को तो चलो पेड़ उग गए ऊपर, इससे बुरा क्या होता है, बहुत बढ़िया, कि जो नीचे जानवर रहते हैं उन तक सनलाइट नहीं पहुंचती है और ऑक्सीजन का लेवल भी वाटर बॉडी में डाउन हो जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी खामी है। तो जो वाटर ब्लूम कहते हैं, इसी को कहते हैं। जब वाटर ब्लूम, जब बहुत टाइम तक आप किसी तालाब से जलकुंभी नहीं निकालोगे, फिर उसके पास से गुजरना बदबू आएगी, ठीक है, और वो एक टाइम पे जाके रेड कलर में पूरी बदल जाएगी पूरी, क्योंकि नीचे के सब जानवर मर जाएंगे, जलीय जीव, है ना, और ये भी रेड कलर में बदल जाएगी। तो उसको हम क्या कहते हैं, रेड टाइड कहते हैं। तो दो नाम आते हैं एल्गी के कारण जो वो दिक्कतें होती, एक को कहते हैं वाटर ब्लूम और दूसरा क्या कहलाता है, रेड टाइड। सुनते जाना, क्लास के बाद हम पूछेंगे, उसके बाद टेस्ट होगा, ठीक है। ठीक है, अगला किस में आ गए हम, फंजाई में। दो आगे समझ में, वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। तीसरा होता फंजाई। फंजाई की स्टडी को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। एल्गी की स्टडी को क्या कहते थे, फाइकोलॉजी। बैक्टीरिया की बैक्टीरियोलॉजी, है ना, उसका तो सिंपल है, इनका नाम बस अलग है। फंजाई का क्या हो गया, माइकोलॉजी। इसका सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, फंजाई कैन बी यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की, है ना। उसकी किसकी बनी थी, बैक्टीरिया की, हाँ बताओ बताओ, पेप्टिडोग्लाइसिन। किसकी बनी थी, ये किसकी बनी थी, पेप्टिडोग्लाइसिन, ये है। तो नाम याद रखना इसका, ठीक है। तीसरा फिर इसका पॉइंट क्या आता है कि अब देखो इनकी सेल वॉल तो काइटिन की बनी हो गई, ठीक है, और कुछ क्या होते हैं, हेटरोट्रॉपिक भी पाए जाते हैं ये, ठीक है। कैसे होते हैं, दे आर अनेबल टू सिंथेसाइज देयर फूड रिलाइंग ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज फॉर न्यूट्रिएंट्स, है ना। कहा था हमने कल कि एक ये जो फंजाई होते हैं वो सेप्रोफाइट्स होते हैं। मतलब क्या होते हैं, जो मरे हुए जानवर होते हैं उनसे न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। तुम देखना कोई डेड डेड बॉडी डली होगी जानवर की, वहां पे फंगस लग जाता है, क्यों, क्योंकि वो उनका खाना ही होता है, ठीक है। तो एक अच्छी चीज भी है कि वो उसको पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, decomposers। fungi decompose dead plants animals extracting nutrients from organic matter। और इतने अच्छे होते हैं, पूरा डिकम्पोज करके सबका सब मिट्टी में मिला देते हैं। क्या, फूड में फंगस यही है, वो कोशिश करता है उसको भी कर दे डिकम्पोज, है ना। अपन खा जाते हैं वो गलती से, इसलिए कहते हैं कि एक्सपायरी डेट के बाद ब्रेड वगैरह गलती से भी नहीं खाना, बल्कि एक दिन पहले उसकी एक्सपायरी डेट मान लिया करो जो पैकेट में डली रहती है। तो फंगस को एक और जगह मिल जाएगी डिकम्पोज करने के लिए, इसलिए तो पेट दर्द देता। कॉमन फंजाई इंक्लूड, अब देखो जो कॉमन फंजाई होती है वो कौन कौन सी होती है, यीस्ट, मोल्ड्स, मशरूम। यीस्ट तो सबको पता, इडली बनाने में यूज होती है ना,
और कुछ भी स्टफ वाला जो होता उसको। मोल्ड्स होता जो आपको ब्रेड में लगती है ना, ग्रीन ग्रीन कलर की, देखना पहले सफेद रहेगी फिर धीरे धीरे ग्रीन होती रहेगी, है ना, वो कहलाती है मोल्ड्स। और एक होती है मशरूम, ठीक है, ये होती है। फिर होता है यूजफुल फंजाई, किस किस रूप में होती है, जैसे यीस्ट का होता है बेकिंग के लिए और फर्मेंटेशन के लिए, इंडस्ट्रीज में यूज होता। पेंसिलिन होती है, एक पढ़ा था ना पेंसिलिन वैक्सीन होती है, वो भी किससे बनी, पेंसिलिनियम फंजाई से बनी है। और इसकी खोज पता कैसे होती है, सबसे पहली वैक्सीन हम मानते हैं पेंसिलिन को, ठीक है। खोज कैसे हुई थी, इसका साइंटिस्ट और कुछ ढूंढ रहा था, तो इसकी प्लेट में कुछ ऐसी चीज रखी होगी खाने की पुरानी, ठीक है, अब वो रखी रही, वो तो अपना ढूंढता रहा, कुछ नहीं मिला उसको अपने ढूंढने में। फिर उसने बाद में प्लेट देखी कि उसके ऊपर कुछ लेयर सी चढ़ गई है इस चीज की। फिर उसने माइक्रोस्कोप में देखा, वो फिर उसने वो डिस्कवरी कर ली वहीं पे, फ्री में उसको डिस्कवरी मिल गई थी किसकी, पेंसिलिन की। तो उससे मतलब उसने आइडिया लेके पेंसिलिन नाम की वैक्सीन बना दी थी, ये हो गया था। जब आपका नाम फेमस होना होता है तो कुछ भी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वायरस। वायरस से सब जन परिचित है ना। इसकी खोज किसने की थी, इवानोविस्की, मतलब जिसने सबसे पहले वायरस के बारे में खुल के बताया था। बस दो नाम याद रखना, बैक्टीरिया का कौन था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी याद रखो या एंथनी याद रख लो तो याद रहेगा, है ना। इसका कौन है, इवानोविस्की, ठीक है। वायरस क्यों जरूरी है, वायरस को माना जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो आपके जीवित हैं और जो मरे हुए मृत प्राणी होते हैं उनके बीच की लिंक पाई जाती है, क्योंकि वायरस को देख के कोई कह नहीं सकता ये जीवित है, और वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है तो मतलब वो जीवित भी है, ठीक है। ये कैसे होते हैं, नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। वायरस का स्ट्रक्चर देखना किस किस प्रकार से होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, लेकिन किसी के अंदर जो प्रॉपर सेल हम लोग पढ़ते हैं ना, वो कभी नहीं पाया जाता है। कैसा होता है, इनकी बॉडी में प्रोटीन पाया जाएगा, न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा और लिपिड्स पाया जाएंगे, बस तीन चीज इनकी बॉडी में पाई जाती है, पूरी खाली रहती है। क्या क्या पाया जाएगा, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड्स, बस ये के लिए पाया जाएगा बॉडी में। सेलुलर स्ट्रक्चर पूरा एब्सेंट रहता है, पहली चीज। फिर क्या था, माइक्रोस्कोपिक साइज होती है, इतने स्मॉल होते हैं कि इनको सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता। बैक्टीरिया को हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं, लेकिन नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी ज्यादा एक ज्यादा ताकतवर जो माइक्रोस्कोप होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसी से सिर्फ वायरस को देखा जा सकता है, तो इतने ज्यादा सूक्ष्म होते हैं, ठीक है। तीसरा, न्यूक्लिक कोर। वायरस कंटेन अ कोर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट अलाउइंग देम टू इन्वेड लिविंग सेल्स। अब ये जो आप कहते हैं ना कि आपकी बॉडी में अपने आप वायरस घुस जाता है, बिना कुछ करे कांटेक्ट में घुस जाता, किस प्रकार से घुस जाता, कि इसकी जो कोर होता है यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। कहा था, बताया था जब सेल पढ़ा रहे थे कि ये अपने अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रखते हैं, ये बात अपनी हुई थी। इनके ऊपर फिर प्रोटीन की लेयर चढ़ी होती है, तो जब ये बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो इस प्रकार से प्रिटेंड करते हैं कि हम तो तुम्हारी बॉडी के अंग है तो हमको अंदर आने दे दो। इस प्रकार से बॉडी भोली भाली रहती है, इनको अंदर आने दे दिए, फिर वहां पे खेल दिखाते हैं। ये होता है वायरस का, ठीक है। क्योंकि अपने बॉडी के सेल्स का स्ट्रक्चर भी इसी प्रकार से होता है कि उसमें भी न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, तो बॉडी इसको क्या मानती है अपने बॉडी के सेल्स कि ये भी हमारी बॉडी का अंग है, इसलिए उनको एंटर करने दे देती, अलाउ कर देती है। यहाँ पे वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मात खा जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। फिर क्या था, रिप्रोडक्शन। दे आर ओनली एक्टिव विद इन होस्ट सेल्स वेयर दे रिप्रोड्यूस बाय इन्फेक्टिंग एंड दे टेक ओवर द सेलुलर मशीनरी। और ये इतने चालू होते हैं कि जब ये बॉडी के अंदर एंटर करते हो एज अ नॉन लिविंग थिंग एंटर करते हैं, कि हम तो सिर्फ एक सेल ऑर्गेनल अकेले हैं और कुछ नहीं है। एंटर जैसे करेंगे तब जाके बॉडी के अंदर क्या होते हैं, अपने आप को जीवित कर लेते हैं और अपने आप को रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, ये होता है। तो याद रखना कि वायरस अभी जितने बाहर घूम रहे हैं सब किस फॉर्म में है,
नॉन लिविंग फॉर्म में। जैसे किसी होस्ट के अंदर, बॉडी को क्या कहा जाता है, होस्ट कहा जाता है, होस्ट के अंदर जैसे ही वो एंटर करेंगे अपने आप को रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। ये इसकी खास बात होती है। इतनी बात क्लियर हुई? तो देखो ये होते हैं अलग अलग प्रकार के वायरस। अच्छा, सबको ये चलता है, अपने कहा जाता है कि गंगा का पानी सबसे शुद्ध होता है, कहा जाता है ना? तो ऐसा साइंटिफिकली भी प्रूव हुआ है। अब बताओ उसका साइंटिफिक रीजन क्या है? ये कहा जाता है कि गंगा में इतना ज्यादा गंदा पानी मिलता है क्योंकि यूपी के साइड में बहुत सारी नदियां हैं, वो फैक्ट्रीज लगी हैं। इतना गंदा पानी मिलने के बावजूद उसका पानी और नदियों की तुलना में साफ है। तो किसके कारण? उसका आंसर है वायरस के कारण। एक वायरस है जिसका नाम होता है बैक्टीरियोफेज। ये नाम याद रखना, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज नाम का, पहली बात ये वायरस है ना कि बैक्टीरिया है। ठीक है, एक मिनट बस। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस क्या करता है, ये पानी के अंदर या कहीं भी प्रकार के जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो बैक्टीरिया को खाता है। ये सिंपल सी बात है। ये कैसा वायरस है जो बैक्टीरिया को खाता है? तो तो क्या होता है कि नदी में जितना भी प्रदूषण पाया जाता है, जितने भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो उन सबको खा जाता है वायरस, और इंसानों को कुछ दिक्कत नहीं करता ये वायरस। तो इसीलिए जो गंगा का पानी है वो इतना शुद्ध कहलाता है ना? इसलिए उसको इतना पवित्र कहा गया है। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। ठीक है, बैक्टीरियोफेज हो गया। फिर एक होता है जो तमाकू खाने से, कहते हैं ना तमाकू खाने से कैंसर होता है। तो तमाकू को खुद एक कैंसर हो जाता है। जब तमाकू की खेती होती है तो वो कभी कभी फसल नष्ट हो जाती है। तो किस कारण होती है? तो उसका नाम है मोजैक, MOSAIC, मोजैक वायरस के कारण। ठीक है, तो टोबैको में को टोबैको की खेती को कौन अफेक्ट करता है? तो वो था मोजैक वायरस। हम तो क्या पूरी जगह पे लग जाए, ना तंबाकू होगा ना कोई खाएगा। सही बात है। ठीक है, फिर एक होता है इन्फ्लुएंजा, जो हम लोग को कोल्ड वगैरह हो जाता है तो सर्दी वगैरह हो जाती है, तो उस टाइम पे कौन सा वायरस करता है काम? तो इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, और एक होता है ऐसे एडिनो वायरस। वायरस बहुत प्रकार के होते हैं, अभी हम बीमारी पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिर इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है इसका, कि रिप्रोडक्शन ये कब करते हैं? जब बॉडी के अंदर आ जाते हैं। बस ये इनका मेन था। अब क्लियर हुआ कि वायरस के बारे में बता पाओगे होता क्या है? द नेक्स्ट थिंग इज प्रोटिस्टा, जिसको प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। प्रोटिस्ट है ना? ये कैसे होते हैं? ये सभी के सभी यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक, ये तो होंगे। फिर क्या होते हैं इनके भी? ये या तो ऑटोट्रॉपिक मोड के होते हैं या तो हेट्रोट्रॉपिक मोड के होते हैं। सबसे पहले ये बताना कि ये ऑर्गेनिज्म होते कैसे हैं। तो हमने बता दिया यूनिसेलुलर होंगे और माइक्रोस्कोपिक होंगे। अभी अपना खाना किस प्रकार से बनाएंगे? तो या तो वो खुद बनाएंगे, सेल्फ मेड होंगे, या फिर दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, तो जिसको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक। तीसरा है रिप्रोडक्शन। प्रोटिस्ट प्राइमरली रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फिजन और बडिंग। ये किस प्रकार से करते हैं रिप्रोड्यूस? बाइनरी फिजन से या फिर बडिंग से। तीसरी तीन चीजें कर ली हमने। चौथा है डाइवर्स ग्रुप। ये बहुत सारी कैटेगरी के पाए जाते हैं, मतलब एक प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं जिनको जैसे डायटोम्स है ना, डायनोफ्लेगलेट्स ये नाम है। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं जैसे कि अमीबा। अमीबा भी क्या होता है? प्रोटिस्टा में आता है। ठीक है, और साथ ही साथ फंगस लाइक प्रोटिस्ट जैसे कि स्लाइम मोल्ड। तो ये कहा जाता है कि ये नकल करते हैं दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की।
जो प्रोटिस्ट होते हैं वो कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नकल करते हैं, उनकी या तो ये कह लो उनके जैसे सिमिलर फीचर्स को रखते हैं। तो प्लांट के जैसे भी होते हैं, एनिमल्स के जैसे भी होते हैं, और साथ ही साथ फंगस के जैसे भी पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये समझ लो कि इनकी डाइवर्सिटी, इनके अंदर जो फीचर्स होते हैं वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते जुलते होते हैं, बस। फिर क्या था, इकोलॉजिकल इनका रोल बहुत अच्छा होता है। प्रोटिस्ट कंट्रीब्यूट टू ऑक्सीजन प्रोडक्शन एंड प्ले की रोल इन रिसाइकलिंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सपोर्टिंग अदर लाइफ फॉर्म्स। प्रोटिस्ट की मौजूदगी में जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है एटमॉस्फेयर में, उसकी दर बढ़ जाती है, ये बस होता है। ठीक है, जितने अच्छे दिखते हैं उतने खराब भी होते हैं, कि बाद में हम अभी बीमारियों में देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम की रोल की बात करें, 4 पॉइंट में इसको समराइज करें, तो इनका साइज शेप कैसा होगा, यूनिसेलुलर और माइक्रोस्कोपिक। दूसरा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, बाइनरी ऑफ फिजन। कुछ नहीं याद है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और लास्ट थिंग, इनकी डाइवर्सिटी कैसी पाई जाती है, ठीक है, मल्टीपल डाइवर्स होते हैं, ऐसे बता देना। तो ये सभी इनके काम होगा। लास्ट होगा इनका यूजेस, इकोलॉजिकल रोल। तो ऑक्सीजन रिप्रोडक्शन में ये की रोल निभाते हैं। इसके बाद अगला है डिसीज कॉज। अब देखो ये हमने जितने भी पढ़े, अब इनके कारण डिसीज कौन सी फैलती है। 5 पढ़े हमने कैटेगरी, अब सबके डिसीज देखेंगे। एल्गी की तो देख ली थी, एल्गी क्या फैलाता था, एल्गी के कारण क्या डिसीज होती थी, एल्गी के कारण क्या दिक्कतें होती थी, कुछ तो बताया था हमने। देख रहे तुम लोग का प्रेजेंस कितना है। कुछ बताया था एल्गी ब्लूम नाम का, वाटर ब्लूम नाम का, जलकुंभी बताई थी, रेड टाइड, ये चीज। ठीक है, एल्गी के कारण वो चीज फैलती है। अब देखेंगे बैक्टीरिया के कारण ये डिसीजेस लिखते जाना, है ना, नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो गए। डिसीजेस और उनसे कौन सा ऑर्गन आपका इन्फेक्ट होता है। बैक्टीरिया के कारण कौन कौन सी डिसीजेस होती है आपकी। सबसे पहले जो मेजर होती, बहुत सारे हैं, जो मेजर है वो बस मैंने लिखी है। सबसे पहले आ गया ट्यूबर क्लोसिस। ये क्या करता है, आपके जो लंग्स होते हैं ना उनको अफेक्ट करता है, जिनको टीबी की बीमारी होती है। इंडिया नंबर 1 बन गया टीबी की बीमारी में, इतनी ज्यादा फैल रही है। एक तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, फैलती तो थोक के भाव में फैलती फिर। ठीक है, तो इसको भारत सरकार ने एंड करने का टारगेट भी रखा है, कब तक, 2025 तक, ऐसा बस याद रखना। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस बीमारी किसको अफेक्ट करती है, लंग्स को, और फैलती किससे है, बैक्टीरिया से। अभी सिंपल लग रहा, फिर एग्जाम में कैसा होता, नाम दे देंगे ट्यूबरक्लोसिस और 4 ऑप्शन दे देंगे, फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया और कोई भी दे देंगे, एल्गी किससे फैलती है, तब जाके होता है। क्लियर हुआ। दूसरा हो गया कोलेरा। कोलेरा जो होता है ये कैसे फैलता है, जब हम गंदा पानी वगैरह अंदर ले लेते हैं, गंदा पानी कहीं से पी लेते हैं, इसलिए कहते हैं ना कहीं का भी पानी नहीं पीना चाहिए, ये चीज होता है। तो ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो आपका इंटेस्टाइन होता है ना, उसको अफेक्ट करता है ना। तो 2 चीज याद रखना, कोलेरा फैलता किससे, बैक्टीरिया से, और अफेक्ट क्या करता है, इंटेस्टाइन। तीसरा हो गया टाइफाइड फीवर। ठीक है, जिसको अपन लोग, ठीक है, टाइफाइड जो हो जाता है बॉडी में, वो भी किसको करता है, इंटेस्टाइन को, लीवर को और स्प्लीन को। ठीक है, ये भी हो गया, टाइफाइड फीवर भी किसको करता है, इंटेस्टाइन को और लीवर को। नेक्स्ट इज बॉटुलिज्म। बॉटुलिज्म नाम की एक बीमारी होती है जो आपकी बॉडी के नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगी। नर्वस सिस्टम को करेगी तो इससे क्या होगा, जो कहते हैं ना कि एकदम से सिर में दर्द होगा कि सिर फटा जा रहा है ना, वो एक लक्षण होता है बॉटुलिज्म का, कि इंसान को बैठे बैठे पेन शुरू हो जाता, कि उसको ऐसा लगता है कि कोई अंदर से हैमर मार रहा हो, ये हो जाता बॉटुलिज्म में। और फैलता किसके कारण है, बैक्टीरिया के कारण। तो 2 चीजें याद रखना, बैक्टीरिया के कारण और किस अंग को प्रभावित कर रहा। अगला हो गया टिटनस। कहते हैं ना टिटनस का इंजेक्शन लगवा लो,
और नहीं लगवाओगे तो क्या हो जाएगा, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करेगा। स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स ये इनकी स्पीड को स्लो कर देता है अगर टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगवाया। और स्पीड को अगर स्लो भी नहीं करेगा तो उनमें इरेगुलरिटी ले आएगा कि आपको जैसे कुछ भी करना, पेन भी उठाना तो बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही है, ऐसा हो जाता है। अगला क्या हो गया, निमोनिया। निमोनिया किसको करता है, लंग्स को। तो याद रखना निमोनिया और टीबी दोनों किसको करेंगे, लंग्स को। क्लियर हो गया। फिर अगला आ गया मेनिंगिटिस, बहुत खतरनाक बीमारी होती है। ये करती है मेनिंगिस, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की मेम्ब्रेन्स होती है। अभी जब बाद में तुम लोग अभी ब्रेन पढ़ाएंगे, ब्रेन के बाहर भी एक आउटर लेयर पाई जाती है जिसको मेनिंगिस कहा जाता है। तो ये उसको क्या कहती है, प्रभावित करती है, उसको सोलो कर देती है, मतलब उसको फुला देती है। अब सोचो आपके ब्रेन में एक निश्चित साइज होती है, अब जब ये जो लेयर होगी जब फैलने का काम करेगी तो जो ब्रेन का क्या करेगा, उसको वो कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करेगी ब्रेन को, तो एकदम से दर्द उठता है, ये चीज होती है। ब्रेन में ऑक्सीजन की मात्रा जाना कम होने लगती है जब ये मेनिंगिटिस बीमारी फैलती है। तो सिंपल से पहली बात याद रखो, ये कहां पे बीमारी होती है, आपके नर्वस सिस्टम या ब्रेन में। क्लियर। बॉटुलिज्म में भी कहां होती थी, नर्वस सिस्टम में, और टिटनेस भी नर्वस सिस्टम में। इसके बाद था लिप्रोसी। याद होगा कि गांधी जी वो चलाते थे कुष्ठ रोग निवारक, चलाते थे कि जो गरीब लोग होते थे उनको कोई कुष्ठ रोग नहीं हो, कुष्ठ रोग कहलाता जो जिसको स्किन डिसीजेस होती है, लेप्रोसी। ठीक है, तो वो किसके कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण। ये पूछा जाता है कि लेप्रोसी डिसीज वायरस के कारण होती है कि बैक्टीरिया के कारण, तो किसके कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण। स्किन डिसीजेस होती है, पेरिफेरल नर्व्स को, म्यूकस मेम्ब्रेन और आइस तक को ये प्रभावित करती है, लेकिन सबसे मेन किसको याद रखना, स्किन को। क्लियर हुई बात, स्किन को प्रभावित करती है। लास्ट आता है वूफिंग कफ, ये करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, जो आपको बार बार ये क्या कहते हैं इसको, अरे गले में खराश वगैरह होती है, बार बार अपन को लगता है कि थूक दे कुछ भी चीज, तो वो चीज होता है, वो उसमें होता है वूफिंग कफ के कारण। ये बार बार गले में ऐसा लगता है कुछ चीज फंस गई हो, ये हो जाता है। ये भी किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। तो बस नाम से ये तो हो जाएगा कि आपको जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ये हो जाती बीमारी। तो इतनी बीमारी है और इनके प्रभावित किस ऑर्गन को करती, वो चीज याद रखना, और किससे फैलती है, तो बैक्टीरिया से। ये बात क्लियर हुई। अब इसके बाद आती कि वायरस से कौन कौन सी फैलती, सिर्फ ये दोनों सबसे ज्यादा है, बैक्टीरिया की हमने पढ़ ली, वायरस तो है ही फेमस। HIV एड्स सबको पता, HIV का फुल फॉर्म क्या होता, या एड्स का फुल फॉर्म, सिंड्रोम, बहुत बढ़िया, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस कहलाता है HIV को। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपके इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, मतलब जो आपकी बॉडी की डिफेंस सिस्टम होता है उसको ही खत्म कर देता है। अब पता HIV कुछ ऐसी दिक्कत नहीं करता, ये सिर्फ इम्यून सिस्टम को बंद कर दिया। अब समझो आपके घर में जो सिक्योरिटी है उसको बंद कर देगी। अब क्या करेगा, अगर जिसको HIV हो जाता, उसको अगर छोटा सा भी बुखार हो जाए, हल्का सा भी, जैसे सर्दी भी हो जाए, उसकी सर्दी कभी ठीक ही नहीं होगी, वो और खराब होती जाएगी, इतना खतरनाक होता, क्योंकि इसने क्या किया कि आपके इम्यून सिस्टम को ही बंद कर दिया। तो इंसान को जब एड्स हो जाता है तो वो छोटी से छोटी बीमारी से भी मर जाता है। तो अभी तक इसका इलाज नहीं पाएगा एड्स का, इतनी खतरनाक बीमारी है। ठीक है, तो जब हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे ना प्रोग्राम्स, एड्स के लिए क्या चला रहे हैं उसमें पढ़ेंगे कि एड्स आखिर फैलता कैसे है। ठीक है, और इससे प्रिवेंशन के लिए क्या है, कि रोक तो सकते हैं, बचा नहीं सकते, तो रोक तो सकते हैं, तो वो कैसे बचाएंगे। तो स्पेसिफिकली किसको करता है, टी सेल्स को बस याद रखना। हमारी बॉडी में टी सेल्स कहलाते हैं जो इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर। इसके बाद आ गया कॉमन कोल्ड, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये होता है, सिंपल सी बात है, सबको पता, जुकाम हो जाता है जिसको कहते हैं, वो होता है, वो भी किसके कारण होता है, वायरस के कारण। तीसरा हो गया हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस नाम की एक बीमारी होती है जो किसको प्रभावित करेगी, आपके लीवर को। फिर आ गया चिकन पॉक्स,
कहते थे ना छोटी माता आ गई, बड़ी माता छोटी माता, ऐसे कहते हैं, चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स, वही चीज है। ये स्किन में होती है, इसमें रैशेस हो जाते हैं, और जब ये अगर ज्यादा स्तर पे बढ़ जाए तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रभावित करने लगती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है जिसको एक बार स्मॉल पॉक्स हो जाए फिर दोबारा उसको नहीं होते, ये चीज भी होती है। क्योंकि क्यों नहीं होते, माता नहीं आती, क्यों नहीं होते, क्योंकि आपकी बॉडी इतना इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ डेवलप कर लेती है और वो हमेशा के लिए बना रहता है। बॉडी की एक बहुत अच्छी खासियत होती है, उसको जो बीमारी एक बार हो जाए फिर वही बीमारी उसको दोबारा नहीं होगी अगर उस स्तर की ना आए तो। अगर उससे थोड़ी भी ज्यादा आएगी तो उसको बीमारी हो जाएगी, नहीं तो वो अपने आप को सस्टेन कर लेगी। ये चीज होता है। मीजल्स, ये क्या होती है, ये स्किन में रैशेस होने लगते हैं, ठीक है, बस इतना याद रखना। रेबीज किसके कारण होती है, बढ़िया, जब कुत्ता काट लेता है ना, तो उससे वायरस ट्रांसफर हो जाते हैं और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। जिसको कुत्ता काट लेता है, रेबीज हो जाती है, वो किस चीज से डरने लगता है, कुत्ते से तो डरते ही है अच्छा लॉजिक है। वो पानी से डरने लगता है, उसको पानी देखते ही वो डर जाता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके नर्वस सिस्टम में इस प्रकार से कुछ वो हो जाता है, केमिकल डिस्टरबेंस, को पानी देख के डरने लगता है, ये हो जाता है। जिसको रेबिस, कुत्ता काटने से नहीं, जिसको रेबिस हो जाता है, ठीक है। तो बोले कि हमें भी तो काटा था लेकिन हम तो पानी से डरते नहीं, ठीक है, ये हो जाता है। इसके बाद वो स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता, कोई बताएगा। इतनी देर से हम स्पाइनल कॉर्ड कर रहे हैं ब्रेन का, वो तो वो ब्रेन करता है, हाँ ठीक है, वो करता है। और एक और काम क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड का, मेन टास्क, तुम लोगों ने नहीं पूछा तो हम ही पूछ ले रहे। कोई बताना चाहेगा। इसका काम रहता है रिफ्लेक्स एक्शन का। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन का, स्पाइनल कॉर्ड का। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या कहलाता, ये समझो कि तुम्हारे लिए कोई चाय लेके आया, अच्छी गर्म खोल दी हुई, तुमने कप को देखा, ये तुमने कप को ऐसे पकड़ लिया, तुम्हें पता है गर्म है, एकदम से हाथ पीछे होता, इतना सोचते तो नहीं है कि अब हमें हाथ को पीछे करना है, वो हाथ तुरंत पीछे हो जाता, हो जाता। कोई भी मक्खी पास में आती, आंख तुरंत बंद हो जाती है कि वो कुछ चीज हमारे आंख के अंदर नहीं जा पाए बिना हमारे सोचे। इसी को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, कि बॉडी अपने खुद बचाव के लिए तुम्हारी परमिशन के बिना एक्शन ले लेती है खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए, उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो ये कहलाता। सबसे अच्छा रिफ्लेक्स एक्शन पता है किनका होता, तुम लोगों ने देखा होगा जो Formula 1 रेस होती है कार्स की, F1 रेस होती है कार्स की, उसमें जो ड्राइवर्स होते हैं ना, उनका सबसे अच्छा रिफ्लेक्स एक्शन होता है, वो तुरंत देखते हैं कि, क्योंकि उनको मिली सेकंड के अंदर टर्न करना पड़ता है, हल्का सा भी उनका गलत होता तो वहीं पे वो कार क्रैश हो जाती है। हाँ, ठीक है, ये चीज होता है। इसके बाद तो समझे आया कि ये किसको अफेक्ट करता है, आपके नर्वस सिस्टम को और स्पाइनल कॉर्ड को। जिसका स्पाइनल कॉर्ड गया वो गर्म चाय में भी हाथ डुबे रहेगा, उसको कुछ पता नहीं चलेगा, मतलब उसकी बॉडी खराब होगी, दर्द उसको, लेकिन दर्द महसूस नहीं होगा, ये चीज हो जाती है। कभी तुम लोग को ये फील करना हो ना, डॉक्टर से जाके बोलना हमको इस पार्ट में एनेस्थीसिया दे दो, तो वो पार्ट ऐसा सुन्न हो जाएगा कि वो तुम्हारी उंगली भी काट देगा, तुम्हें पता नहीं, दर्द नहीं देगा, और जैसे एनेस्थीसिया का असर खत्म फिर दर्द शुरू होगा। जो ऑपरेशन होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं,
एनेस्थीसिया देखिए, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड को थोड़ी देर के लिए क्या कर देता है, वहां के लिए ब्लॉक कर देता है। एबोला, एबोला वायरस इतना डेडली है कि जो लीवर किडनी स्प्लीन तो लिखा है, मतलब मल्टीपल ऑर्गन्स को, एबोला का डेथ रेट कोविड से ज्यादा था। मतलब अगर किसी को हो जाए तो वो इंसान 10 दिन के अंदर मर जाता था, डॉक्टर के पास तो जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, ये चीज था। तो उनके घर में तैयारियां शुरू हो जाती थी कि तुम खा लो अच्छे से जो भी खाना हो। ठीक है, इतना खतरनाक था एबोला। साउथ अफ्रीका में फैला था, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में फैला था। फिर था पोलियोमाइलाइटिस, पोलियो, है ना। पोलियो एक बैक्टीरिया नहीं है, वो क्या है, एक वायरस होता है। पोलियो क्या करता है, नर्वस सिस्टम को और स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है। तुम देखना पोलियो के जो बच्चे होंगे उनका कोई ना कोई ऑर्गन डिफेक्टेड होगा, जिनको 2 बूंद नहीं पिलाई गई जिंदगी की। ठीक है, तो पोलियो में क्या हो, अब तो इंडिया से हट गया है, 2014 के बाद से हट चुका है इंडिया से। लेकिन दिक्कत क्या है, जो हमारे पड़ोसी अच्छे अच्छे पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों जगह पोलियो है, तो जिस कारण खतरा बना रहता है कि अपने यहाँ कभी भी, क्योंकि लोग तो आते रहते हैं, ये चीज है। तो पोलियो क्या करता है, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिसके कारण कोई ना कोई अंग रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है, ये हो जाता है। बहुत खतरनाक बीमारी होती पोलियो। ठीक है, फिर है हेपेटाइटिस ए, ये भी किसको करता है, लीवर। मतलब चाहे हेपेटाइटिस ए हो या बी हो, दोनों किसको करेगा अफेक्ट, लीवर को। लास्ट आ गया इन सबका बड़ा वाला क्या, कोविड 19। ठीक है, पूरे देश को बंद करवाता, लिख देना। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये कहने को तो था सिर्फ आपके लंग्स को करता प्रभावित, लेकिन जैसे जैसे इसके वेरिएंट्स आते गए तो इसने हर बॉडी के उस पार्ट को अफेक्ट किया था, ये था। हाँ, अभी तक अफेक्ट कर रहा है। कैसे कि जिनकी सबने वैक्सीन तो ले ली थी, लेकिन सभी की बॉडी में वैक्सीन सूट नहीं कर रही है, जिसके कारण तुम देखना हो रहा है कि लोगों की अभी अचानक से एकदम से डेथ हो जा रही है। क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी में वो वैक्सीन अब साइड इफेक्ट दिखाना शुरू करने लग रही है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन ये भी कह रहे हैं वो 10 लाख में एक का केस होगा ऐसा, कौन होगा। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, अब बस 2 और बची। एक हो गई प्रोटिस्ट के कारण। प्रोटिस्टा के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती है, सबसे पहले जो मेन होती है वो होती है मलेरिया, या प्रोटोजुआ लिखा आएगा या फिर प्रोटिस्ट लिखा आएगा। एक वो होता है प्रोटिस्ट जिसका नाम क्या होता है, प्लाज्मोडियम, ये इसको फैलाता है। और जो इनको कैरी करते हैं, मच्छर काटने से होता है, प्लाज्मोडियम ऐसे तो घुसता नहीं है। तो वेक्टर का नाम क्या होता है, एनोफेलिस। एनोफेलिस नाम का मच्छर होता है, होती है ना, फीमेल होता है, होती है। ठीक है, तो ये फैलाता है। तो ये किसको अफेक्ट करती है, लीवर को और आरबीसी को, रेड ब्लड सेल्स जो आपकी बॉडी में पाए जाते हैं, साथ ही साथ क्या, जो लीवर होता है उसको अफेक्ट करता है। इसके बाद होता है स्लीपिंग सिकनेस, जिसको बीमारी हो जाती है उसको नींद नहीं आती है। ठीक है, उसको टायर्डनेस लगेगी, वो सोना चाहेगा लेकिन उसको नींद नहीं आएगी, इतनी खतरनाक बीमारी है। ठीक है, ये किसको करता है, नर्वस सिस्टम को। तो तुम लोग को नींद ना आए ये नहीं सब ना स्लीपिंग सिकनेस हो गई है, वो और किसी कारण से होती है ना। फिर आगे क्या, काला अजर, है ना। काला अजर नाम से ही इसका क्लियर है, सोचो क्या, ये भी होती है, जो मक्खी होती है एक, टिसी टिसी नाम की एक मक्खी होती है। ये अपने बॉडी, जो आप लोग कहते हैं ना कि मक्खी को तुरंत भगा दिया करो, ये इसका वेक्टर की तरह काम करती है, इसको कैरी करती है, इसके एक प्रोटिस्टा को जिसका होता है उसको कैरी करती है, अपनी बॉडी तक इंजेक्ट करवा देती है किसी भी तरीके से। कहते हैं ना कि मक्खी खाने के ऊपर बैठ गए फिर अपन लोग खा लेते हैं, तो इनडायरेक्टली हम उस प्रोटिस्ट को अंदर ले लेते हैं, फिर वो जाके हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है अगर ज्यादा क्वांटिटी में आ जाए। हमारी बॉडी का इम्यून, इसलिए कहते हैं ना कि इम्यून सिस्टम अच्छा रखो। अगर इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो अगर वायरस घुस भी जाएगा, प्रोटिस्ट घुस भी जाएगा तो वो उसको खत्म कर देगा, और नहीं अगर खत्म कर पाए तो वो नर्वस सिस्टम को इस प्रकार से प्रभावित करेगा कि आपको नींद आने के बावजूद भी आप सो नहीं पाओगे, ये रहेगा। ठीक है, तो मेन चीज क्या है, नर्वस सिस्टम से हर चीज कनेक्टेड होती है। कहते हैं ना कि दिमाग पे काबू कर लो, आप किसी पे भी काबू कर लोगे, ये चीज है। आपके किसी भी ऑर्गन को डिफेक्ट कर सकता है, लेकिन ये किसको करता है, सिर्फ आपकी नींद को करता है।
नींद सबको अच्छी लगती है ना। एक ऐसी चीज है कोई इसकी कभी बुराई नहीं कर सकता। जैसे उठने के लिए हम लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं कि 5 बजे उठना है, कभी है कि सोने के लिए वीडियो देखी हो? नहीं, सो गए हो तो बिस्तर देखा, लेट जाओ। फिर है काला अजहर, नाम पे इसके है इंग्लिश का नाम लेकिन हिंदी के चलता है। इसमें बॉडी में ब्लैक स्पॉट बनना शुरू हो जाते हैं, आपकी बॉडी डल होना शुरू हो जाती है। ये लेशमीनिया के कारण होता है। लेशमेनिया प्रोटिस्ट का नाम है, प्रोटोजोआ का नाम है, जो क्या करती है, कालाजर मतलब बॉडी में डल कलर होना शुरू हो जाता है। तो सिर्फ डल कलर अकेले नहीं करती, जो बॉडी के सिस्टम है उनकी इफिशियंसी को भी कम करती जाती है। लास्ट हो गया पायरिया। पायरिया डिसीज जो होती है वो आपके गम्स में होती है, दांतों के पास गम्स होते हैं ना, उसमें हो जाती है। कौन सी? पायरिया। होती बहुत सारी बीमारी, ये वो नाम है जो आपके कॉमन चलते हैं, है ना, जो सभी को होते रहते हैं कहीं ना कहीं, ये चीज है। इसी प्रकार से फंगस से जो बीमारी होती है वो कौन कौन सी होती है? रिंग वॉर्म। एक आता था रिंग गार्ड, ऐड आता था, देखा होगा सबने। तो वही चीज है कि स्किन कॉजेज अ सर्कुलर इची रैशेस, इच गार्ड आता था, है ना। तो इसी चीज की दांत खुजली हो जाती, वो किसके कारण होती? फंगस के कारण, ना कि बैक्टीरिया के कारण। अब ये नहीं कहना कि इडली खा ली तो उसी के कारण, सोचो एक फंगस इडली बना रहा, एक फंगस ये दे रहा। एक होती एथलीट्स फूड। एथलीट्स फूड इसका नाम है तो ये नहीं कि सिर्फ एथलीट्स को होती है, अधिकतर उनको होती है। क्या होता है, वो गंदे जूते पहने रहते हैं, जिसके कारण फंगस के कारण उनका जो फूट होता है वो काला पड़ जाता है पूरा। और जब वो काला पड़ जाता है तो वहां पे ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है। तुम देखना किसी जगह का खून मर जाता है तो थक्का जम जाता है, खून का थक्का जमता है तो वो जगह काली हो जाती है, देखना। तो ये बिना खून का थक्का जमे पूरी लेयर को काला कर देता है। जब काला होगा तो मतलब क्या होगा, वो डिफॉर्म होने लगेगा, वो बॉडी का ऑर्गन खराब होने लगेगा। और ये होता हमेशा पैरों के तले, जो नीचे वाली जगह होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? एथलीट्स फुट रखा गया। ये अधिकतर तब होता है जब आप लोग जूते धो के नहीं पहनते हो, महीनों तक एक से जूते पहने रहो, वही पसीना वाले बिना मोजे बदले, ये वाली बीमारी हो जाती है, ठीक है। तीसरा है अस्थमा। अस्थमा किसी किसी की बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाता कि वो बाहर के वायरस वगैरह को सह पाए। और जिसको अस्थमा होता है वो देखते ना, एक वो लिए रहते हैं अपनी स्प्रे बॉटल, फुसफुस जो भी कहते हैं, ठीक है। तो अस्थमा वाली उनको इतनी जरूरत पड़ती है कि उन्होंने सही टाइम पे नहीं लिया तो उनकी डेथ भी हो सकती है, ये हो जाती है। तो अस्थमा भी किसके कारण फैलता है? फंजाई के कारण, इतनी खतरनाक है। और एक होता है बाल्डनेस, जिसके लिए वो आदिवासी तेल चल रहा, ठीक है। ये क्या होगा? गंजेपन को दूर करने के लिए, जिसके आजकल तो हो रहा है कि यूथ में सबसे ज्यादा हो रहा है कि इतनी उम्र हुई नहीं और उनके बाल झड़ने लगे। क्यों? क्योंकि इतने प्रकार के सीरम आ गए और शैम्पू आ गए हैं, वो लोग हर प्रकार के यूज कर लेते सॉफ्ट दिखाने के लिए बाल, और जहां बाल सॉफ्ट है वहां से उन्होंने टूटना शुरू किया। इसलिए एक तेल डालो सरसों का, सबसे बढ़िया। मतलब कहते हैं अपने यहाँ की जो पुराने तेल चलते हैं कि जैसे सनफ्लावर का हो गया या कोकोनट का हो गया या फिर मस्टर्ड का, सरसों का हो गया, ये तेल सही में बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल होते हैं आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए, ना सिर्फ बालों की, क्योंकि वो उनको इनरिच करते रहते हैं। और बाकी जितने ये बनते हैं ना, ये सब केमिकल्स से बनते हैं, अधिकतर शैम्पूस। इसलिए कहते हैं शैम्पू का कम से कम यूज़ किया जाना चाहिए, कि महीने में 1 या 2 बार कर लो, ठीक है। ज़्यादा रेगुलर यूज़ करोगे आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी उनको क्या समझती है कि हमारे उसको अटैक कर रहे हैं स्कैल्प को, तो वो अपने आप को बचाने के लिए बाल को भी छोड़ देती है, ये कर देती है। क्लियर हुआ होता क्या है? चलो, बहुत बुराई कर ली माइक्रोब्स की, अंत में इसको कंक्लूड करते हैं इनकी अच्छाई के साथ कि होते क्या है, ठीक है। इनका काम क्या कर रहा, ये याद रखना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बुराई तो अपन बता देंगे इतनी सारी बीमारी से, ये काम कैसे करते, अच्छे कैसे होते। सबसे पहला है न्यूट्रिएंट साइकिल के रूप में डीकंपोज ऑर्गेनिक मैटर। ये क्या करते हैं, जो भी जीव जंतु मर जाते हैं, अब देखो जितने भी जीव जंतु मरते हैं उनका अंतिम संस्कार तो होता नहीं, वहीं डले रहते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उनको फिर से न्यूट्रिएंट्स में बदलने का काम कौन करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पहली चीज। दूसरा हो गया सॉइल फर्टिलिटी। ये क्या करेगा?
इनहेंस न्यूट्रिएंट अपटेक, ये न्यूट्रिएंट के अपटेक को बढ़ा देंगे। साथ ही साथ क्या होंगे, जैसे कि जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं, प्लांट ऐसे ही अगर उनको न्यूट्रिएंट्स दिया जाए तो वो नहीं लेते हैं, लेकिन अगर उनके पास ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे तो वो ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स को लेना शुरू कर देते हैं, जैसे एज अ रूप समझ लो फर्टिलाइजर के रूप में काम करते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि मैन्योर के रूप में काम करते हैं, बस वही काम करते हैं कि प्लांट को भूख बहुत लगवाते हैं कि तुम तो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को लो। तो पहली बात, न्यूट्रिएंट्स को भी बनाते हैं और उसके सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं। क्लियर? आ गया ना कैसे बढ़ाते हैं? न्यूट्रिएंट्स अपटेक को बढ़ा देते हैं। तीसरा है डिसीज प्रिवेंशन, बीमारियों को रोकते भी हैं। अभी तो है कि बीमारियां करते हैं इतनी सारी, है ना, तो रोकते भी है। क्या कहा था हमने कि दही जो होता है उसमें गट हेल्थ पाई जाती है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो जितना अच्छा होगा ना, आपका इम्यून सिस्टम उतना ही अच्छा रहेगा। एक चीज रहता है, एक चीज हमेशा इसलिए कहा था कि सुबह से गर्म पानी पिया करो, यही रहता है क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे। इसलिए कहा जाता है कि दही ज्यादा से ज्यादा अपने खाने में खाया करो, चाहे छोटी क्वांटिटी से ही लेकिन खाया करो। क्यों? उससे गट हेल्थ अच्छी होती है। और दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है। इसके बाद अगला क्या था? बायो रेमिडिएशन। ये क्या करता है? क्लीन अप पॉल्यूटेंट्स, जो प्रदूषण बाहर फैला रहता है उसको क्लीन करने में मदद करता है। तुम लोगों को पता है कि तुम लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा कि दो शिप टकरा गई समुद्र में, जिसके कारण तेल फैल गया। अब उस तेल को साफ करने के लिए ऐसे तो जाएंगे नहीं इतने बड़े समुद्र में, तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसमें छोड़ देते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस तेल को पूरा खा जाते हैं, ये हो जाता है। तो इसी को प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बायो रेमिडिएशन। ठीक है, एनवायरमेंट में से पॉल्यूटेंट चीजों को खाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा बायो रेमिडिएशन, ये टर्म याद रखना। क्लियर? अगला है फूड प्रोडक्शन में ये काम करते हैं। किस प्रकार से? जैसे कि फर्मेंटेशन के लिए सैक्रोनोमाइसिस सेरेवेसिए, इसका यूज किया जाता है ब्रेड बनाने के लिए। ठीक है, एक ये होता है जिसका रूप होता है ब्रेड बनाने के लिए, जब सड़ जाता है तो फंगस इसको फिर खा जाता है पूरा, ऐसे चलती है ना। यीस्ट का यूज होता है, किस चीज में होता है? इडली वगैरह में। ठीक है, इडली में या फिर केक को और ज्यादा क्या करते करने के लिए, स्टफी बनाने के लिए। जितने भी स्टफी फूड होते हैं ना, उस सब में यीस्ट का यूज होता है। ठीक है, अगला हो गया मेडिसिन प्रोडक्शन में। मेडिसिन प्रोडक्शन में कैसे? एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए। जो बीमारी होती है ना, जैसे सब में लिखा रहता है एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, ये क्यों लिखा रहता है? कि उन्हीं में से, उन्हीं के एक्सट्रैक्ट में से वो चीज बना ली जाती। जैसे पेंसिलिन किससे बनाई थी? पेंसिलिनियम नोटेम से, जो आपकी पेंसिलिन बनी थी। इसी प्रकार बायोलॉजिकल रिसर्च, ये तो हमेशा ही चलती है, किसी के बारे में भी रिसर्च करने के लिए, स्टडी करने के लिए ये रहता है। फिर था एग्रीकल्चर बेनिफिट्स, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। लेग्यूम्स क्या कहलाते हैं? कोई बताएगा? किसी के घर में खेती होती हो? बहुत बढ़िया, जो फली वाले होते हैं पेड़। ठीक है, फली वाले पेड़ों की एक खास बात क्या होती है? इनकी जड़ें ऐसी घुमावदार होती हैं, एक दूसरे से लिपटी हुई होती, घुंघराले वाल जैसी होती। ठीक है, ऐसे समझ लो, उसमें मिट्टी लग गई, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो इनकी जड़ें घुमावदार होती है, जिसके कारण इनमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? एजिटोबैक्टर या राइजोबियम। इसके कारण ये जो नाइट्रोजन होती एटमॉस्फेयर में, उसको फिक्स करके इन रूट्स तक पहुंचा देते हैं, ये काम करते हैं। तो ये सिर्फ किस में पाई जाती हैं? लेग्यूम्स में। ऐसी फसलें जिनकी जड़ें फाइब्रस होती हैं, रेशेदार होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लेग्यूम्स। जितनी भी आपके पीनट्स या पल्सेस होती हैं वो इसी के अंदर आती है। किस कैटेगरी के अंदर? लेग्यूम्स के अंदर। ठीक है, तो हमने बताया था नाइट्रोजन को फिक्स कौन कौन से दो करते हैं? एक तो राइजोबियम और दूसरा एजिटोबैक्टर। क्लियर? फिर है बायोगैस प्रोडक्शन, जनरेट रिन्यूएबल एनर्जी, मीथेन फ्रॉम एनारोबिक बैक्टीरिया। बताया था जितना भी गाय का गोबर या जितने भी ये वो होते हैं प्लांट्स के रेसिड्यू, बचा कुचा कचरा, उसको एक उस कंटेनर में डाल के पानी में गला के बंद कर दिया जाता है, और उसमें बैक्टीरिया फिर
प्रोड्यूस होते हैं, वो क्या करते हैं, उस पूरे उसको डिकम्पोज कर देते हैं, और जैसे ही वो उसको खाते हैं तो उससे एक गैस रिलीज होती है जिसको हम कहते हैं मीथेन गैस, और जिससे हम खाना बनाने और किसी चीज में यूज करते हैं। ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जैसे कि अभी सुना होगा कि इंदौर में अभी थे, तो इंदौर में सबसे बड़ा बायो सीएनजी का प्लांट लगा है। वहां पे कहा जाता है, ये तो सबने सुना होगा, स्वच्छ भारत के लिए उसको अवार्ड मिला है। क्यों मिला है? उसने गीले कचड़े और सूखे कचड़े को बहुत अच्छे से अलग करता है। ठीक है। तो वो क्या करता है कि सभी के घरों से गीला कचड़ा सूखा कचड़ा ले जाता है। सूखा कचड़ा जो होता है मतलब प्लास्टिक वगैरह, उसको या तो रिसाइकिल में देता है, जो रिसाइकिल नहीं हो पाता है उनको बर्न कर देता है। ठीक है। लेकिन जो गीला कचड़ा होता है, जो होटलों से निकला, सबके घरों से निकला, उसको जाके एक बड़े कंटेनर में डाल देता है। वहां पे पानी मिक्स करता है, गंदा पानी जो भी वेस्ट वाटर आता है वो मिक्स करता है, उसको एक बंद कर देता है डंप में। ठीक है। और उसको घुमाते हैं वो लोग काफी बार, जिससे क्या होता है कि बैक्टीरियाज बनने की दर ज्यादा हो जाती है, और वो उस पूरे कचड़े को डिकम्पोज कर देते, खा जाते हैं। जब वो उसको खाएंगे तो कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट निकलेगा। तो वो प्रोडक्ट क्या निकलता है? मीथेन गैस, जिसको हम कहते हैं CH4, ये निकलता है। तो इसी से वो क्या कर देते हैं, अपनी बायोगैस बनाते हैं। और सोचो इस बायोगैस से वहां पे जो इंदौर में बसें चल रही हैं उसमें ये गैस डलती है। तो पूरे तरीके से प्रॉफिट में चल रहा वो चीज। एक बार तो अभी इतना हो गया था, इतनी बायोगैस बना दी थी कि बस की टंकियां फुल थी और बायोगैस ज्यादा बन गई थी। तो फिर वो उनको रिलीज करना पड़ती ऐसे हवा में, क्योंकि रख भी नहीं सकते टेम्परेचर। लेकिन इसका यूज भी किया जाता है, मीथेन का ग्रीन हाउस गैस है वो, लेकिन इसका यूज किया जाता है इसलिए क्योंकि ये समझो कि कचरा हमेशा रहेगा, कचड़े के निपटान के लिए और कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है। इससे अच्छा इसका उपयोग हम गैस के रूप में करेंगे। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अब सोचो इस गैस को हमने यूज किया गाड़ी चलाने के लिए, इतनी मात्रा का फॉसिल फ्यूल तो हमारा बचा, पेट्रोल बचा, ठीक है, इंपोर्ट करने का खर्चा बचा, ठीक है, और जो लोग कलेक्शन का, और सबसे बड़ी बात, जो एनवायरमेंट है वो गंदा नहीं रहेगा, क्योंकि लोग पूरा कचरा क्या यूज कर रहे हैं, मीथेन गैस बनाने में। तो इससे लॉन्ग टर्म इफेक्ट ज्यादा है। इसीलिए एक्स्ट्रा बन रहे हैं तो उसको कहाँ रखेंगे, स्टोर नहीं कर पा रहे वो लोग, टेम्परेचर बढ़ेगा। ये तो है, तो इसलिए कर रहे हैं कि उसको कि और या तो ज्यादा बस की क्वांटिटी बढ़ा दी जाए, या तो उसके लिए एक स्टोर गैस हाउस बना दिया जाए। ये चीज चल रही है, पायलट प्रोजेक्ट। तो अभी यही न्यूज में आया था कि इतनी ज्यादा क्वांटिटी में बन रही कि इतनी सरकार ने बसें ही नहीं खरीदी है जितनी वो बन रही हैं। तो अब वो लोग ये कर रहे हैं कि इतनी, या तो हम इसको स्टोर करना शुरू कर रहे हैं किसी चीज में, या तो फिर क्या करेंगे कि लोगों को भी इसको बांटना शुरू कर रहे हैं। अभी सिर्फ गवर्नमेंट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें सिर्फ जा रही थी, अब बोले कि इनको ऑटो रिक्शा वगैरह में भी देना शुरू कर रहे हैं। ये चीज है, चल रहा धीरे धीरे, सरकार की प्रोसेस है, लेकिन अच्छा इनिशिएटिव है। सोचो पूरे एशिया का सबसे बड़ा प्लांट लगा है इंदौर में। ये कितनी बनाता है, 550 मैट्रिक टन, इतनी बनाता है 550 मैट्रिक टन, बहुत बड़ा अमाउंट कहलाता। ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो गया, लास्ट में क्लाइमेट रेगुलेशन में मदद करता है, अफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स मरीन फाइटोप्लैंक्टन्स, जो बैक्टीरियाज होते हैं, ये साथ ही साथ क्या करते हैं, जो आपका टेम्परेचर होता है उसको वेरी करने में मदद करते हैं। जैसे बताया था तुम लोगों को कोरल रीफ्स का बताया था, ये कोरल रीफ्स क्या करते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम को मेंटेन करने में मदद करते हैं। जो दूसरे प्लांट्स होते हैं वो डिकम्पोज जो करते हैं, जैसे कि कोई भी ऑर्गन को, तो वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन करते हैं। तो इवेंचुअली वो क्या करते हैं, क्लाइमेट रेगुलेशंस में मदद करते हैं। ये है फायदे। और कोई फायदा पता किसी के मन में आ रहा हो, नहीं तो यहां पे फिर कंक्लूड करें। आया किसी को याद कि और क्या कर सकता माइक्रो ऑर्गेनिज्म? देव, देवी है ना, हाँ। तुम लोग सब देखते हो कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और क्या इसका यूज हो सकता है? हमने सब बता दिया, खाने से लेके किसमें, बायो रेमिडिएशन, सॉइल फर्टिलिटी, और किस में यूज हो सकता है? नहीं आ रहा याद किसी को भी? पीछे
बढ़िया। जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है उसको बढ़ाने का काम करता है कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये चीज होता है। और किसी चीज में? अच्छा ऐसे क्लिक नहीं हो रहा। कल एक काम करना, कल तो संडे है, मंडे को जब आओगे तो इसके 5 और यूजेस ढूंढ के लाना अपने मन से, है ना? ये वो है वॉलंटरी, जिसको करना वो करना, है ना? इस चीज का है, लेकिन याद सभी करना। अब तुम लोग का टेस्ट है तो थोड़ी रिवाइज कर लो आज, इसलिए बस 10 मिनट पहले कर रहे हैं, है ना? और मंडे को जो अभी तीनों क्लासेस हुए, सेल्स हो गए, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ये तीनों तैयार करके रखना। सिर्फ पूछेंगे, है ना, शुरू में, और जो जितना लेट आएगा उससे ज्यादा पूछेंगे। थैंक यू।